व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम बैक टू दिस ट्रांसमिशन। आप ताहिरुल कादरी साहब का खिताब सुन रहे थे। बहुत से लोगों के नजदीक बहुत ही रेवोल्यूशनरी इंकलाब होगा, लेकिन बहुत से लोगों के नजदीक बहुत जज्बाती खिताब भी हो सकता है। उन्होंने जो आज पहली दफा अपने इंकलाब को मॉडिफाई किया, मैं ये नहीं कह रहा पीछे आए हैं, वो मॉडिफाई किया। उन्होंने कहा है कि जी जो इमरान खान साहब ने कहा था कि चलें प्राइम मिनिस्टर साहब ये तो कर दे भाई, खुदा का वास्ता कि एक महीने के लिए स्टेप डाउन कर जाए। ये ताहिरुल कादरी साहब कह रहे हैं एक महीने के लिए स्टेप डाउन कर जाएं शहबाज शरीफ साहब भी और नवाज शरीफ साहब भी, और इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाए तो मामला खत्म हो जाएगा। और साथ उन्होंने कहा मैं एक महीने की मोहलत देता हूं, इंकलाब बर्पा नहीं करूंगा। इंकलाब आप जानते हैं व्यूअर्स, उनका जो एजेंडा था वो 14 ये मकतूलीन से पहले का और उससे लार्जर था, और उसमें काफी चीजें हैं। असेंबलियों को डिसॉल्व करके दोबारा सिस्टम को रिवैम्प करके दोबारा इस्लाहात करना, वो कह रहे हैं मैं उसको भी मौखर कर दूंगा, आप ये कर लें। अब ये डिस्कस करेंगे कि या पीछे आ रहे आगे आ रहे, लेकिन एक बात और उन्होंने कही कि मगरिब की नमाज के लिए गए और अभी स्ट्रेट अवे वापस आ रहे हैं। मुज़ाकराती टीमें जो है वो खत्म हो गया, इजलास आज का उसका दोबारा भी हो, लेकिन अभी तक खत्म हो गया। हम अभी वेट कर रहे हैं कि दोनों टीमों की तरफ से कोई एक टीम क्या बताती है, दोनों क्या बताती है। इमरान साहब का एज यूजुअल खिताब आज फिर चल रहा है। लग ये रहा है कि आज शायद अगेन कुछ नहीं होगा, लेकिन ताहिरुल कादरी साहब ने साथ ये भी कहा कि शामियाने उतार लें आज खिताब के बाद, शायद आज इनकलाब मार्च का आखिरी मरला हो। आज एक और इम्पोर्टेंट चीज थी, सीनियर सहाफी हमारे वजीर बन शामी साहब उनके घर गए, नवाज शरीफ साहब उनकी हमशीरा के इंतकाल का अफसोस करने, और वहां पर जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी प्राइम मिनिस्टर की, वो बहुत से लोगों को बहुत कॉन्फिडेंट नजर आएगी। लेकिन अगर हम वॉशिंगटन पोस्ट का ये एनालिसिस पढ़ें और उसके अंदर उसके एनालिसिस से अगर हम एग्री करें तो उसमें लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने सब कुछ ही फौज को दे दिया है। और उसके अंदर मैं आपको पढ़ के अगर सुना दूं जो वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है, इफ नवाज शरीफ सर्वाइव्स फॉर द रेस्ट ऑफ हिज टर्म ही विल बी अ सर्विनल प्राइम मिनिस्टर सिंबॉलिक, जिसके पास पावर्स ना हो, द वर्ल्ड विल नॉट टेक हिम सीरियसली। ये आयशा सदीका ने एनालिसिस की है। और अ सॉफ्ट कू हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस, द क्वेश्चन इज वेदर इट विल बी हार्डन और नॉट। ये है दो आज की मुतज़ाद चीजें। नवाज शरीफ साहब की बॉडी लैंग्वेज वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी रिलैक्स, और दूसरी ये कि वो सब कुछ फौज को दे चुके हैं, फॉरेन पॉलिसी से लेकर तमाम मामला तक। आज के पैनल से तारुफ करा दूं, सजाद मीर साहब है, पहली दफा ट्रांसमिशन में बहुत मोहम्मद का सजाद साहब, शामी साहब हैं, शाद आरिफ साहब है, डॉक्टर हसन रिजवी साहब हैं, नाजी साहब हमें ज्वाइन करेंगे अभी। शामी साहब आज आपके पास आए अफसोस करने, बॉडी लैंग्वेज उनकी काफी कॉन्फिडेंट नजर आई बहुत लोगों को। आपके ख्याल में वो ऐसे ही है, क्योंकि आपकी तो बिलमुशाफा मुलाकात हुई है? असल में ये जो बॉडी लैंग्वेज और इस तरह की दूसरी जुबानें पढ़ने का जो शर्फ और इम्तियाज आपको हासिल है, मेरे जैसे फटे पुराने और बोसीदा किस्म के अखबार नवीस को ये कैसे हासिल हो सकता है? बॉडी लैंग्वेज ये आप जैसी पुरशबाब निगाहें जो है इसके लिए दरकार होती हैं। लेकिन बहरहाल अब आपने सवाल किया है तो कुछ जवाब देना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि गुंजाइश रहेगी जवाब की, इतना आपने सामान क्रिएट कि नवाज शरीफ साहब कॉन्फिडेंट थे जी, और उनको एतमाद था कि मसाइल जो है हल होंगे और मुज़ाकरात जो है उससे भी कोई नतीजा खेज होंगे और पाकिस्तान में जमहूरियत मुस्तहकम होगी। अब ये जो फौज का मामला हुआ है, फैसिलिटेटर बात पूछी किसी ने फौज? हाँ, ये गपशप होती रही। असल में बात यह है कि नवाज शरीफ साहब ने जो फौजी हुकाम के साथ और राहील शरीफ साहब के साथ मुलाकात में जब इन चीजों को डिस्कस किया तो डिस्कशन में उनसे कहा कि भाई आप भी कुछ इसमें फैसिलिटेट कर दें, अगर ये मामला दुरुस्त हो सकते हैं। तो इसमें तो कोई कलाम नहीं है कि नवाज शरीफ साहब ने यानी जनरल राहील शरीफ से ये बात कही। ठीक है, और अब ये प्राइम मिनिस्टर ने आपके साथ डिस्कशन में भी कहा कि हाँ, ऐसी बात नहीं, और उन्होंने कहा कि हाँ ऐसी डिस्कशन हुई। उसके बाद जो असेंबली में उन्होंने बयान दिया वो पार्लियामेंट में तासुर क्यों दिया कि नहीं हुई? नहीं, वो तासुर ये है, ये बात नहीं उन्होंने कही। उन्होंने कहा वो सालस या जामिन नहीं होंगे। आपको मालूम है मैं तो कल आपसे आपकी खिदमत अक़दस में ये सवाल अर्ज करता रहा हूं और इस हवाले से। ठीक है, हर टर्म जो है सियासत में उसके अपने मतालिब होते हैं। मैं तो ये बात कर, अच्छा आप नवाज शरीफ साहब के पास बैठे हुए थे चौधरी निसार अली खान साहब, अब टेलीफोन आया कि जी अब वो आर्मी चीफ मिलना चाहते हैं। अच्छा, अब उन्होंने कहा, मैं अब ऐसे आपको एक मंजर कशी कर, ये डिस्कस भी हुआ, मंजर कशी कर रहा हूं। अब आप ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कशन, उन्होंने पूछा ठीक कि भाई
कौन कह रहे हैं? वो जी वो कह रहे हैं। अब उन्होंने समझा कि वो कह रहे हैं मतलब यह है कि कादरी और इमरान कह रहे हैं। देखे ना, अब ये जो हमारे असल में सर कौन कह रहा था? है असल में फिर कौन कह रहा था? नहीं, असल में तो चौधरी निसार अली साहब को टेलीफोन आया, ठीक है, जिसमें यह कहा गया कि फौजी हुकाम की तरफ से कि जनरल राहील शरीफ साहब की मुलाकात उनसे होनी है और उसके लिए वो कह रहे हैं कि भाई इजाजत के किस्म की तलब कर रहे हैं। ठीक है। अब नवाज शरीफ साहब ने पूछा चौधरी निसार अली खान से कि भाई कौन कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई मुलाकात होनी चाहिए। उन्होंने कहा हाँ जी वो कह रहे हैं। अब वो कौन मुराद थी? वो से उनकी मुराद ये ताहिर कादरी इमरान खान प्राइम मिनिस्टर की मुराद ये थी, और वो समझे कि वो लेकिन एक मैं एक बात बताइए, देखें इससे पहले ये जो अस्करी जराए ने ये बात क्लियर की कि जितनी मीटिंग्स हुई हैं, इन धरने तो काफी दिनों से जारी है ना, और उससे पहले भी शहबाज शरीफ साहब की भी और इवन जो प्राइम मिनिस्टर की जो राहील शरीफ साहब से हुई, उसमें यही कहा गया कि जी आप फैसिलिटेटर का रोल अदा करें। और आर्मी चीफ ने कहा जी हमें इसके अंदर बिल्कुल आप ना रखें। और अब आर्मी चीफ भी अपनी पोजीशन से हट गए कि जब अब की दफा प्राइम मिनिस्टर ने कहा, सर अब जरा मैं अब की दफा जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा प्राइम मिनिस्टर हाउस में आर्मी चीफ से कि जी आप प्लीज फैसिलिटेटर का चले मान लेते हैं रोल, ये तो आ गया ना आर्मी, कह दिया आईएसपीआर ने, और उसको डिस्प्यूट नहीं किया गवर्नमेंट ने, बल्कि उनका तायद हुई है। तो ये तो आ गया कि अब जब उन्होंने कहा, पहले भी यही कहा था फैसिलिटेटर का, तो आर्मी न्यूट्रल थी, अब जब कहा तो चलो आर्मी चीफ मान गए। उससे अगले स्टेप में जब ये रोल उनको दे ही दिया हुकूमत ने, नन लेस देन प्राइम मिनिस्टर ने, तो उस अगले मरले में उन्होंने कहा जी मैं उनसे उनकी तरफ हमने पैगाम भेजा है, उनकी तरफ से भी आया है पॉजिटिव कि जी वो मिलना चाह रहे हैं, तो मैं मिल लूं। उन्होंने मजीद पूछा होगा उनसे ताकि और मजीद, तो उन्होंने कहा मिले। तो बात तो वही शुरू हुई ना कि बात तो ये थी कि प्राइम मिनिस्टर ने अलाउ किया ना, क्यों सियाद मीर साहब क्या आप ठीक है? असल में देखें ना सारी बात, क्योंकि सवाल ये हो रहा है कि अभी खुर्शीद शाह साहब भी कह रहे हैं कि जी हम आर्मी को कंट्रोवर्शियल नहीं बनाते, आर्मी का एक रोल है, लेकिन मामलात को पार्लियामेंट के थ्रू होना चाहिए, हमने पार्लियामेंट को इंडोर्स किया है, ना कि डायरेक्ट आर्मी के थ्रू, जो कि लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने दिया हुआ। अच्छा नहीं, बात ठीक है, देखें जब भी अगर आर्मी बीच में आती है तो ये कोई डिजायरेबल चीज नहीं होती जी, पसंदीदा कभी नहीं होती, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है कि फौज का कुछ ना कुछ तो रोल, अब ये भी तक गिना जा रहा है ना कि इनकी पुष्ट पर शायद कोई है, एहसास उनको है कि शायद उनकी पुष्ट पर है, वहां भी उंगलियां फौज की तरफ उठती हैं, इस तरह की बातें भी होती हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो आर्मी का रोल जैसा भी होगा, डिजायरेबल हो ना हो, इनएविटेबल होता दिखाई देता था। गैर मामूली बात ये थी कि ये कहा गया ताहिर कादरी की तरफ से कि वो एक जामन का किरदार अदा करेंगे और वो एक तरह के सालिस का किरदार अदा करेंगे, ये लफ्ज इस्तेमाल किए गए जो शायद इन दोनों के दरमियान इस्तेमाल न हुए हों। इसके पूरे बावजूद तीसरी बात जो हुई वो ये कि आर्मी चीफ ने खुद बात की। आमतौर पर इस लेवल पर, इस सतह पर बात नहीं होती, पहले कोई हम तो कहते हैं मामला स्मूथ हो गया ना, हो गया। सर आर्मी चीफ में और आपके ख्याल में अब हुकूमत में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? देखिए आर्मी चीफ में आपकी यानी बहुत सारे लोगों की अफसरदगी के लिए ये मैं तरह कर रहा हूं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, और ये सास और बहू का रिश्ता भी नहीं है। चीजें जो हैं आगे की तरफ मूव कर रही है, आपको अंदाजा है कि आज भी उनकी मुलाकात किया। नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि ये इससे हाइप क्रिएट हुई। मैं तो इनकी खिदमत मैं भी उनकी खिदमत में कर रहा था, जो कि लाजमी बात है कि खिदमत पूरी की जाए। मेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक, हमारी खिदमत कम ना रहे। मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूं, इतना सीनियर लोग खिदमत कर रहे हैं आपकी। आपकी इमामत में जनाब क्या क्या कुछ अदा कर रहे हैं? इमामत इनकी चल रही है, मेरी नहीं चल रही। अच्छा अस्करी साहब, चले ये तो शामी साहब ने बड़ी गजब की बात सियाद साहब ने कर दिया। जो कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज है उस पर ट्रस्ट किया जाए, यानी कि हम अपने एनालिसिस में, नवाज शरीफ साहब की बात ही हो रही है, हम अपने एनालिसिस ऑफ नवाज शरीफ साहब, या ये जो वॉशिंगटन पोस्ट की बहुत डैमेजिंग रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया कि नवाज शरीफ सर्वाइव्स फॉर द रेस्ट ऑफ हिज टर्म, ही विल बी अ सेरेमोनियल प्राइम मिनिस्टर, जिसके पास कोई पावर नहीं होगी, ऐसा हो सकता है? देखिए उसमें मेरे ख्याल में बॉडी लैंग्वेज की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। इस वक्त जो गवर्नमेंट का स्टैंड है, जो फेडरल गवर्नमेंट का स्टैंड है, वो बड़ा क्लियर है। वो कहते हैं हर बात हो जाएगी लेकिन वो इस्तीफा नहीं होगा। दूसरी तरफ जो धरना वाले दो लीडरान हैं वो कहते हैं कि किसी तरीके से ये होना है। तो वो तो जो है मामला, वो सुई वहां अटकी हुई है और उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, वो ठीक है अपनी जगह है, इधर वाले भी अपना कुछ कर रहे हैं, वो मामला तय नहीं हुआ। हमें नहीं मालूम वो किस अंदाज में जो तय होगा। जहां तक ये स्टोरी है, असल में ये मैं इसे जिक्र नहीं करना चाहता, इसके कई सोर्सेज हैं स्टोरी के, क्योंकि ये इस स्टोरी इसमें छपने से पहले ये स्टोरी पाकिस्तान में छपी है, फिर उस स्टोरी को यहां से उठा के
یہ واشنگٹن پوسٹ نہیں، مجھے نہیں معلوم اوتھینٹک ہے یہ کیا ہے. پاکستان اکانومسٹ میں چھپی لندن میں، لیکن سب سے پہلے عائشہ صدیقہ کا ہے نا آرٹیکل. سنیے نا میری عائشہ صدیقہ کو میں تو ان لوگوں میں شمار نہیں کرتا فوج کے حوالے سے جن کی بات پر اعتبار. دیکھیے بات یہ ہے کہ انہوں نے گورنمنٹ کے حوالے سے بات تو سن لینا. ایک دیکھیے پہلے یہ ایک سٹوری آئی ہے جو کہ کسی اور ایک رائٹر کے تھرو آئی ہے، رائٹر کی طرف سے سٹوری آئی ہے، پاکستانی ایک خاتون نے لکھی ہے. اچھا وہ سٹوری پھر ریباؤنڈ ہو کے جاتی ہے جو ہے آپ کا امریکہ کا اخبار وال اسٹریٹ جرنل میں، کچھ حصے اس کے آتے ہیں. اب اس کے بعد واشنگٹن پوسٹ میں وہی چیز ریباؤنڈ ہوئی ہے. تو اس میں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ ہمارے ہاں بڑے عرصے سے اس قسم کی اسپیکولیشن موجود ہیں کہ سول حکومت جو ہے وہ کتنے اختیارات استعمال کر سکتی ہے. فارن پالیسی کے اس ایریا میں سول حکومت کے پاس اختیار نہیں ہوتا، فارن پالیسی کے اس ایریا میں اختیار نہیں ہوتا. یہ پرانی ڈبیٹ ہے. تو اس وقت بہت سے لوگوں نے یہ بات کہی ہے اسلام آباد میں کہ جناب ایگریمنٹ یہ ہوگا کہ نواز شریف پرائم منسٹر ہوں گے، اپنی حکومت چلائیں گے، فارن پالیسی سیکیورٹی جو ہے وہ فوج کا کنسرن. اچھا لیکن اب ارشاد عارف صاحب نواز شریف صاحب کی جو کیریئر کو دیکھ کے یہ لگتا تو نہیں ہے کہ وہ کمپرومائز کر جائیں گے، کیونکہ اس سے پہلے ان کی حکومت چاہے چلی گئی، سجاد علی شاہ صاحب کی انہوں نے ڈکٹیشن نہیں مانی، اسحاق خان صاحب کی ڈکٹیشن نہیں مانی. مجھے ابھی بھی یاد ہے جو ان کی اسپیچ تھی جو انہوں نے پی ٹی وی پہ کی جب وہ پرائم منسٹر تھے کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، بھلا ان کی گورنمنٹ چلے گی اس کے بعد. تو وہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس میں وہ ٹرانسفارم اس لحاظ سے نہیں ہوئے کہ وہ ٹھیک ہے ان کا ایک رائٹ ہے کہ وہ بلیو کرتے 2/3 الیکٹڈ میجورٹی کے پرائم منسٹر ہیں تو وہ اسی پہ اسٹینڈ کریں گے. تو یہ واشنگٹن پوسٹ کی سٹوری تو پھر اٹھا کے پھینک دینی چاہیے. اس میں تو کوئی سبسٹینس آپ کو نظر آتا ہے یا آپ کو نظر نہیں آتا؟ آپ کہاں پھینکنا چاہتے ہیں؟ اگر ڈسٹ میں نظر ہے یہ کہیں گے تو پھینکوں گا. پہلی بات تو کرنا چاہتا ہوں وہ باڈی لینگویج کے حوالے سے میاں نواز شریف صاحب کی یہ خوبی ہے کہ وہ اپنے جذبات پر قابو پانے اور ظاہر نہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ وہ اتنی جلدی معلوم نہیں ہوتا کہ ان کے دل میں کیا ہے اور وہ کس طرح کے حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں. وہ بہت کم اظہار کرتے ہیں. پرویز مشرف صاحب جو تھے فوراً نظر آتا ہے چہرے سے کہ یہ کس طرح کے حالات کا شکار ہے. یہ جو سٹوری ہے دیکھیے رائٹر کی سٹوری اور اس کو ملا کے دیکھیں تو ایک چیز نظر آ رہی ہے اس وقت جو صورتحال ہے. رات بھی ہم بحث کر رہے تھے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب استعفیٰ نہیں دیتے، حکومت ان کی بچ بھی جاتی ہے تو جس طرح کے حالات سے وہ گزر چکے ہیں ان کے پاس وہ اہلیت صلاحیت جو ہے نہیں ہوگی جو آج سے 3 مہینے پہلے تھی کہ وہ حاوی تھے، گرفت تھی ان کی. بہت سارے پلوں کے نیچے سے پانی گزر چکا ہے. دوسری اب حاوی نہیں ہوں گے آپ کے خیال میں؟ اب میرا خیال ہے کم از کم پاور شیئرنگ فارمولا جو ذکر کیا تھا رائٹر نے مجھے تو وہ درست نظر آتا ہے. اگر وہ رہ جاتے دھرنے والوں کا رضائی لیے بغیر چلے آتے ہیں پھر تو زیادہ اوپر آ جائیں. اس طرح تو وہ نہیں جانے والے. وہ جاتے بھی ہیں تو کچھ نہ کچھ لے کے جائیں گے، کچھ نہ کچھ ان کو دینا پڑے گا. مثلا آج یہ گردش کر رہی ہے کہ جی ان کو ایک چانس دیا گیا جی ٹھیک ہے آپ ان ہاؤس چینج کی طرف چلے جائیں. رات شامی صاحب نے مشورہ دیا تھا، آج لازماً انہوں نے زبانی بھی ان سے کہا ہوگا. انہوں نے کہا تھا کہ میں اسی کا عرض کروں. نہیں آپ نے نہیں کہا تھا. میں آپ نہیں آپ کی بات ابھی میں نے آپ کی بات کی نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ رات آپ نے کہا تھا کہ ممکن ہے کہ وہ نئے انتخابات کی طرف چلے جائیں اور ممکن ہے آج بھی انہوں نے ذکر بھی کیا نئے انتخابات صاحب جو ہے نواز شریف صاحب کی طرح ان کے جذبات بھی جو ہے چہرے پر نہیں ہوتے کہ دل میں کیا ہے. آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ نے آج نواز شریف صاحب سے آپ کو کوٹ کر رہا ہوں، آپ نے یہ کہا خود. دیکھیے میری گزارش یہ ہے کہ اس وقت اس ملک میں ایک دستور ہے، اس دستور کے تابع نواز شریف صاحب استعفیٰ دینے والے نہیں ہیں اور باقی وہ ہر چیز انہوں نے کہا جو ان کا ایجنڈا ہے وہ ہمارا ایجنڈا ہے. ایک بات یہ نوٹ کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سٹوری گردش کر رہی ہے یہ ایک اشتعال انگیز سٹوری ہے. یہ کوئی ایسی لابی کام کر رہی ہے جس نے جگہ جگہ اس کو چھپوایا جو نہیں چاہتی کہ حالات ثبوت ہوں. اور اس کی آپ دیکھ لیں جہاں جہاں چھپی ہے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. ٹھیک ہے اسٹوری نہیں ہے. اسٹوری کو چھوڑ شجاع صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، 3 مہینے اگر وہ آگے تو ٹھیک ہے نہیں وہ آ جائے. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، نواز شریف صاحب کو چھوڑیے، وزیر اعظم جو بھی ہوگا پاکستان کا اس دستور کے تابع اس کو آپ کٹ پتلی نہیں بنا سکیں گے. اچھا جی ایسا ہے سجاد صاحب؟ نہیں وہ کٹ پتلی نہیں بنا سکیں گے، لیکن ہماری جو پاور شیئرنگ کا سارا فارمولا تو الگ ہے. ٹریڈیشنلی یہ کام اگر فارن آفس نہیں کرے گا، اگر فارن آفس آپ کا مضبوط نہیں ہوگا
और फॉरेन ऑफिस में आपकी जान नहीं होगी, वहां कोई थिंक टैंक नहीं होगा, वहां आपका फॉरेन मिनिस्टर नहीं होगा, वहां कोई एक ताकत नहीं होगी, तो कोई तो उस वैक्यूम को फिल करेगा कि नहीं करेगा। देखिए, और ट्रेडिशनली आपकी फौज ये समझती है कि चूंकि ये सिक्योरिटी मामलात हैं, इसलिए इनको फिल करने का जो इख्तियार है वो हमें हासिल है। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है, इसमें कई चीज देखिए, इनपुट तो सबकी होती है। अमेरिका में फैसला होता है, पेंटागन की भी होती है, स्टेट डिपार्टमेंट भी होती है, रखते यार कुछ फैसला व्हाइट हाउस करता है, फैसला जो व्हाइट हाउस करता है जैसे भी करता है। हमारे यहां भी इनपुट सबकी होती है, ऐसी बात नहीं है। अब ये अलग बात है कि फॉरेन ऑफिस पे अगर ISI या फॉरेन ऑफिस पे अगर कोई हमारा फौज डोमिनेट कर रही है, तो ये कोताही फॉरेन ऑफिस के ना होने की है। देखिए, बात ठीक है कि प्राइम मिनिस्टर हमारा कठपुतली तो कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकता, वो हो ही नहीं करता। लेकिन वो हुआ ये है, देखिए ये जो प्रॉब्लम पैदा हुई है, वो नहीं थे वैसे, नहीं कठपुतली तो नहीं कहें, लेकिन फॉरेन अफेयर्स में सारा कुछ तो पहुंच रहा है। हाँ, मेरी बात तो सुन लेना कि देखिए प्रॉब्लम पाकिस्तान की ये हुई है, जब अफगानिस्तान की पहली जंग चल रही थी उस जमाने में आपकी जो अफगानिस्तान पॉलिसी को कंट्रोल किया है हमारे सिक्योरिटी अदारों ने, क्योंकि बुनियादी तौर पे सिक्योरिटी अदारे ही काम कर रहे थे। उसके बाद हमने जो बाद में डेवलपमेंट देखी है वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, बाज दफा शेयरिंग होती है, बाज दफा शेयरिंग नहीं होती। और एक नुकता जो मीर साहब ने कहा है वो बड़ा अहम है नुकता। प्रॉब्लम हमारे फॉरेन ऑफिस की ये हो गई है कि वो मेहनत करके ब्रीफ स्ट्रांग तैयार नहीं करते। वो कहते हैं जी वो उधर से ब्रीफ आ जाएगा, वो ठीक है। बुनियादी तौर पे जो मकसद ये होता है, जो जॉइंट मीटिंग्स होती है, यहां भी पाकिस्तान में भी जॉइंट मीटिंग होती है जिसमें ISI का बंदा भी होता है, आर्मी का बंदा भी बैठता है, फॉरेन ऑफिस भी बैठता है, इंटीरियर मिनिस्ट्री भी बैठती है। तो फॉरेन मिनिस्ट्री का काम ये है कि वो अपने हिसाब से एक स्ट्रांग ब्रीफ आर्गूमेंट वो फॉरेन ऑफिस बहुत कम करता है, वो छोड़ देता है फौज पे। लिहाजा फौज की बात आपको ज्यादा वजह नजर आता है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। व्यूअर्स, तो आज की अहम तीन डेवलपमेंट है उसमें भी बात करेंगे कि रिगार्डलेस ऑफ एवरीथिंग तारुल कादरी साहब अब आने मगरिब के बाद, और उन्होंने कहा जी इंकलाब का फाइनल मरहला है, इसको अगर सीरियसली देखा जाए तो वो क्या कर सकते हैं और क्या हो सकता है दोनों के लिए और प्राइम मिनिस्टर के लिए भी। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। व्यूअर्स, इमरान खान साहब के आप रेवोल्यूशनरी व्यूज सुन रहे थे। उन्होंने टाइगर्स और टाइग्रेसेस को कहा है कि अब आप खड़े हो जाएं और आगे बढ़ने की सफबंदी कर लें, वो आगे बढ़ने लगे हैं। अब ये भी सिर्फ ऐलान तक रहेगा, ये वाकई आगे बढ़ेंगे तो कहां बढ़ेंगे? सलमान गनी साहब ज्वाइन किया अभी, ये वैसे ही अपने कारकुनों को हौसला देना तो हर लीडर की जरूरत होती है। कब तक सर हौसला देंगे? मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब आइन या कानून को वायलेट करेंगे। जिस तरह हुकूमत ने उनके साथ तावन किया, वो भी हुकूमत के साथ तावन कर रहे हैं। क्या तावन क्या किया? कोई आगे नहीं बढ़ेंगे। अभी तो ये कुछ लोगों की बात है, आप देख लेंगे। मैं इस तरह के बयान देखे इस मुल्क के अंदर पिछले 15 दिन से 48 घंटे पड़े हैं। और तारुल कादरी साहब क्या करेंगे? तारुल कादरी साहब भी अपना आइंदा लाहेअमल देखे। बात ये कि मुज़ाकरा तो हो रहे हैं ना, और हम इससे पहली नशिस्त में ये बात कि पहली दफा है कि फौज मॉनिटर कर रही है और फैसिलिटेट कर रही है, और फौज इन्वॉल्व कैसे हुई है ये सारा कुछ खुल के सामने आ गया। अच्छा जी, इरशाद आरिफ साहब आगे बढ़ेंगे ये, और कहां बढ़ेंगे आगे इमरान साहब? ये तो फैसला जाहिर है उन्होंने करना है, लेकिन हमारे यहाँ पार्लियामेंट हाउस है, हमारे यहाँ जिस तरह की सियासत माजी में भी होती रही है उसमें गैर कानूनी इक़दाम भी होते रहे हैं, इस तरह तसादुम भी होता रहा है। दुआ तो हम ये कर रहे हैं कि इस वक्त कुछ तसादुम या एडवेंचर नहीं होना चाहिए, लेकिन 17 दिन से जिस तरह बिठाए हुआ हुकूमत ने और कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ा रही, तो उसके बाद लोग हैं वो भी उनके जज्बात हैं, तो कोई भी गलत रास्ता हवाला दे गैर कानूनी इक़दाम का जो सियासतदानों ने किए हुए हमारी तारीख में। नहीं, इस तरह के तसादुम होते रहे, यही लाहौर में होते रहे हैं। मसलन जिस दिन 9 अप्रैल को भुट्टो साहब ने पंजाब असम्बली तलब की थी, अच्छा, उस दिन सारा दिन नद फोर्स के जरिए खवातीन को पीटा गया। 9-10 लोग जो हैं, 10 लोग मारे गए, 10 लोग मारे गए। आपके ख्याल में उसी तरह पीटा जाएगा? गैर कानूनी तसादुम का ऐलान कर रहे थे मैं कह रहा हूं 9 अप्रैल को लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि असम्बली के सामने सूबाई असम्बली का इजलास हुआ था। जी बिल्कुल, उसके सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे, पर कब्जा करने के लिए नहीं आए। नहीं, कब्जे की तो अब भी उन्होंने बात नहीं की ना। मैं कह रहा हूं कि तसादुम की कैफियत किसी वक्त भी हो सकती है, माजी में होती रही है। 17 जून को ये काम हो चुका है, 17 जून को ये काम हो चुका है, 17 जून को ये काम हो चुका है, 9 अप्रैल को ये काम हो चुका है, कई दफा हो चुका है। जी वालेकुम अस्सलाम। खैरा साहब, ये बता दीजिए कि आपकी पार्टी के मखदूम अमीन फहीम साहब अबूरी वज़ीर आज़म पे बात कर रहे हैं। जरदारी साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब को शिकस्त हुई जिस वक्त उन्होंने
इफ्तिखार चौधरी साहब के आगे सर झुका लिया। अब परसेप्शन क्या है पीपल्स पार्टी की भी? एक तरफ ये सारा जो इस वक्त की डेवलपमेंट है और क्राइसिस को कहाँ जाते हुए देख रहे हैं आप? हल होता हुआ देख रहे हैं या? जी देखिए, क्राइसिस तो बहरहाल किसी तरफ लगने ही होते हैं। अनलिमिटेड टाइम के लिए तो ये क्राइसिस नहीं रहा करते जी। सवाल ये है कि ये कितना बड़ा नुकसान करके क्राइसिस हल होगा। मैं समझता हूँ कि अभी तक जो साहब के साथ भी हमारी बातें, अभी तक तो हम जो कुछ हुआ उसको एक कंस्ट्रक्टिव मूव की सूरत में, अगर उसको इस प्रेशर को हम ढाल लें कि हम पिछले इलेक्शन को प्रोव करा के इमरान खान साहब और तारुल कादरी साहब के इस प्रेशर को इस्तेमाल कर लें और अगले सिस्टम में आइंदा के लिए रिफॉर्म करा लें, तो ये हमारी बहुत बड़ी सियासी और जमहूरी कामयाबी होगी कि हम पाकिस्तान के अंदर, कादरी साहब और इमरान खान साहब का दोनों का एजेंडा एक है कि ऐसा निजाम वज़ा किया जाए जिसमें साले और अच्छे और बाकिरदार और कम खर्च वाले इलेक्शन हो और वो आगे आए ताकि मुल्क नहीं। कायरा साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन अब आप जरा थोड़े लम्हों के लिए ऑडियंस सुनना चाहती है आपसे, आप इमरान खान साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से जरा हमें बताएं कि क्या इमरान खान के लिए इस वक्त ये बेहतर होगा सियासी लिहाज से? बिल्कुल इमरान के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना आपने, ना कि मुल्क के पॉइंट ऑफ व्यू से, पीपल्स पार्टी या दूसरी पार्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वो अब जिस काम के लिए 17 दिन उन्होंने अपने लोगों को इंगेज रखा और इतने बुलंद बांग दावे किए कि प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा वापस लेके जाएंगे वरना वापस ही जाएंगे, उनके लिए ये ठीक रहेगा पॉलिटिकली कि वो सिर्फ रिफॉर्म्स बनवा के इस्तीफा लिए बगैर वापस चले जाए? सिर्फ मुझे इमरान के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए। देखिए, इमरान खान साहब का पॉइंट ऑफ व्यू तो वो खुद बयान करेंगे, उन तहरीक पे मेरा नजर जो है मैं वो बयान कर सकता हूँ, और वो ये है, मैं समझता हूँ कि उसके बाद जब सराजुल हक साहब के पास गए थे परसों, ये जो मूव शुरू हुई आज की तरह मुलाकात से पहले, तो हम दोनों सराजुल हक साहब ने मुझे कहा कि चले, मैंने कहा बिस्मिल्लाह चलते हैं, लेकिन हम तक के इमरान खान साहब से मिले और हर 1.5 घंटा 7 घंटा मुलाकात, उसमें ये सारे अमूर डिस्कस थे और हमने खान साहब को यही बता रहे कि आप किससे हैं, ये आप किससे कह दिया कि आप हार रहे हैं, आप इस सफर की बात कर रहे हैं, और आप 2 बेसिक मुतालबे थे। एक मुतालबा था कि इलेक्शन जो धांधली ज़दा है उसमें जिन लोगों ने धांधली को पकड़े और आइंदा इलेक्शन का अमल जो है उसको शफाफ बनाइए ताकि बेहतर और असर हो। तो उन्होंने क्या कहा कायरा साहब, उन्होंने क्या कहा आगे से आपको? और मैंने एक सुनिए, ये बड़ी अहम बात है जी, और मैंने उनसे ये गुजारिश की थी कि इमरान खान साहब आप फौज की या अदलिया की गारंटी न ले, बल्कि हम कोशिश करते हैं कि तमाम पार्लिमानी जमातें जो हैं उनके सरबराह आपके दोनों के एग्रीमेंट जो गवर्नमेंट और आपका होता है उसको विटनेस करें और ये तय करें कि अगर प्रोब जो इलेक्शन की होगी उससे हुकूमत आगे पीछे हटती है तो सारी जमातें आपके साथ खड़ी होंगी। और इमरान खान साहब अगर ऐसा हो जाता है तो ये नवाज शरीफ के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज होगा, फिर वो चल नहीं सकेंगे, लिहाजा आप इस ताकत को इस्तेमाल कीजिए। तो खान साहब ने हमारे साथ ये बात कर ली कि अच्छा मैं आपका नजर अपने दोस्त के सामने रखता हूँ जमात। ये कायरा साहब कब की बात है? ये जो बात हुई आपकी ये परसों। अच्छा परसों, ठीक है, लेकिन उसके चीफ की मुलाकात से पहले हमारी मुलाकात। अच्छा सर, आज कायरा साहब आप क्या देख रहे हैं? अब फौज आ गई है एज अ फैसिलिटेटर हुकूमत के कहने पर, तो अब आप कुछ चेंज देखेंगे कि कोई ब्रेक थ्रू होगा या आपको लगता है कि नहीं स्टेलमेट वहीं पे ही है? और वो ब्रेक थ्रू क्या हो सकता है? मसला बड़ा अजीब सा बना हुआ है, मैं कंफ्यूज हूँ। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि वजीर आजम पाकिस्तान ने जो स्पीच की थी और चौधरी निसार साहब ने जो स्पीच की थी उस पर जो आज तक प्यार वजाहत है, उसके बाद निसार साहब फिर वजाहत कॉन्फ्रेंस की, बड़ी अजीब कंट्राडिक्शन है। एक बात सुनिए, गौर कीजिए इस बात पे कि प्राइम मिनिस्टर चौधरी निसार साहब कहते हैं कि आर्मी चीफ ने उन्हें फोन किया जी कि जी हमसे राब्ता किया है इमरान खान साहब ने और तारुल कादरी साहब ने और वो आर्मी चीफ से मिलना चाहते हैं, और आर्मी चीफ ने चौधरी निसार को फोन करके कहा कि अगर वजीर आजम मुझे इजाजत दे तो मैं उनसे मिलता हूं, आप मुझे इजाजत ले दें। और मैंने वजीर आजम से कहा तो वजीर आजम साहब कहते हैं चौधरी निसार को, मैंने कहा फौरन मिले। ISPR की स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर की और आर्मी चीफ की मीटिंग दोपहर में हुई, उस मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें कहा कि आप इस मामले में पढ़िए और गवर्नमेंट को सपोर्ट करके इस मामले का हल निकालिए। ऐसा ही है जी, ऐसा ही है। और अगर ये बात ऐसे है
तो फिर वो टेलीफोन की तरह गया, वो गुफ्तगू की तरह गई, और सिर्फ फैसिलिटेटर के लफ्ज को अगर चौधरी निसार साहब खेलेंगे तो इससे बात पर बदल जाएगी, हकायत पर बदल जाएंगे। ये आप ठीक कह रहे हैं। तो वज़ीर आज़म ने फौज को सियासत समझ कर किया है, उन्होंने खुद दावत दी तो ये तो बड़ी जाती वाली बात। ये आप सही कह रहे हैं। अच्छा, आप मेरे साथ नहीं कह रहा साहब, सुनिए सुनिए सुनिए। जी जी जी। और अगर वज़ीर आज़म ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस गलत बयानी अगर की है तो फिर किस इखलाकी तकाजे के तहत वज़ीर आज़म उसे बात को जाके पेश करेंगे और किस तरह उसको लीड करेंगे और कौम को लीड कर पाएंगे। वैरा साहब, ये बड़ी अहम बात है मेरे साथ है। शाबी साहब, क्या इखलाकी तकाजा होगा? देखिए, ये पार्लियामेंटेरियन कह रहे हैं जी। इस बात में कोई तजाद नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने असेंबली में पूरा वाकया बयान नहीं किया, उसका एक जुज बयान हुआ है। ये दो अलग अलग मुलाकातों की बात है। एक मुलाकात में पहले फैसिलिटेशन के लिए कहा गया और दूसरी किसकी तरफ से? नवाज शरीफ साहब की तरफ से, और दूसरी ये बात की बात है कि फौजी हुकाम ने कहा कि उनसे मुलाकात कर ली जाए। ये दो अलग अलग। लेकिन सर पार्लियामेंट में फिर ये को कहा कि ना, बड़ी अलग अलग बातें। कायरा साहब की सुने जी। कायरा साहब अपनी जगह सुनाए, मेरी अपनी राय है। ठीक है, उनकी अपनी राय है। मैं कह रहा हूँ नहीं, उनकी ना वो, यानी वो देखिए, मैं जो अर्ज कर रहा हूँ ये दो अलग चीजें हैं, इनको आप एक दूसरे में खल्क मल। सर, ये आपका पॉइंट आ गया जी। कायरा साहब, मैं शामी साहब से एक सवाल रखता हूँ। करें सवाल, करें। अर्ज यह है कि जो ISPR की स्टेटमेंट है वो ये कहती है कि दोपहर में जब आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात होती है तो उस मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर ने आर्मी चीफ को ये कहा, क्या ऐसा ही है? ये उस मुलाकात में कहा या उससे पहले दिन की मुलाकात में कहा? उन्होंने लिखा यस्टरडे। प्राइम मिनिस्टर ने आर्मी चीफ से डिस्कस करते हुए ये बात कही कि आप इस मामले में सुनिए जी। उसके बाद जो चौधरी निसार साहब ने बात कही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है कि आर्मी चीफ ने मुझे फोन किया कि मुझे वज़ीर आज़म से इजाजत ले दे बात करने की। नहीं, तो ये शामी साहब आपको समझ आती है बात की? देखिए, ये दूसरा वाकया है कहा, और ये उसके बाद का वाकया है कि उन्होंने कहा कि बराह रास्त मुलाकात करनी है, उसके बारे में बाद में बात हुई फैसिलिटेटर की। और इसमें कंफ्यूजन पैदा हुआ है कि जो इजाजत, यानी जो कह रहे हैं वो कौन कह रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर ने समझा। ठीक है जी। कायरा साहब क्या कह रहे हैं आप जी? आप बताइए। मैं ये कह रहा हूं कि वज़ीर आज़म ने जब उनको कह दिया कि आप उनसे मामला करके इस मसले का हल निकालिए, तो फिर दोबारा आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म से पूछना था, और वज़ीरिया, और वो भी वज़ीर दाखिला पूछना था कि मुझे इजाजत दे दे, मैं मिलूं कि ना मिलूं। ये कोई करीने क़यास बात है, ये कोई कोई तजाद नहीं है, इसमें कोई तजाद नहीं है। वैसे ये कोई बात नहीं है, और ऐसी बात भी नहीं जिसके ऊपर हम सारी चीजें जो है कंफ्यूज करते हैं। अच्छा कायरा साहब, लेकिन एक मिनट से मैं गुस्सा रुखसत कर दूं। कायरा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही। देखिए, मैं आपकी लॉजिक्स को बिल्कुल समझ रहा हूं, आप जो कह रहे हैं, क्योंकि ये मामला है फ्लोर ऑफ द हाउस का। लेकिन पाकिस्तान में इतना फ्लोर ऑफ द हाउस को हमें इंपॉर्टेंट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये मैटर को इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता लेना चाहिए, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट मैटर नहीं है। कैसे इंपॉर्टेंट लेना चाहिए? मैं कह रहा हूँ, मेरा अपना ओपिनियन है। आपकी कैसे राय है? ये मेरी राय को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो लिया भी नहीं जा रहा। तो मुंतखब ऐवान है, उसकी कोई हैसियत नहीं। चले सर, मैं उसी पे सवाल तो कर लूंगा। आप उसको तो मैं उसी बुनियाद पे बात कर रहा हूँ। आप उसको अंडरमाइन कैसे कर सकते हैं? मैं कह रहा हूँ कि इस तरह कोई खास इंपॉर्टेंस लेके उसको कैसे इंपॉर्टेंट नहीं है? मेरा ये बड़ा है, मुझे पता है बहुत बड़ा है। मैं कब कह रहा हूँ इतना बड़ा ऐवान नहीं है। अच्छा जी, कह रहा साहब कुछ कह रहे हैं आप? मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि वो ऐवान मुंतखब है और वहां पे वज़ीर आज़म बात कर रहे हैं और वो अपोजिशन को और ऐवान की सारी जमात। ये शाबी साहब को बताया, मेरा ये इशू नहीं, मेरा सवाल कोई और है, आपसे करने लगाऊं जो मैं बात करता हूं। सर मैं 1 मिनट सर दे दे मुझे सियाद मीर साहब, उसके बाद में ये आप ठीक है, आप शामी साहब के लिए आपका सवाल है, मेरे लिए कोई सवाल कुछ और था, बीच में रोक दिया उन्होंने। सारे सवाल आपके लिए हैं। नहीं सवाल आप अंडरमाइन कर रहे हैं। मैं आपकी इजाजत से सवाल पाकिस्तान के मुंतखब ऐवान को मैं कर रहा हूँ अंडरमाइन। मैं फ्लोर हाउस में वहां वज़ीर आज़म बात कर रहे हैं, कोई छोटी सी बात है, ये आम बात नहीं है। जी जी ठीक आप कह रहे हैं। मैं जरा आपसे अब एक सवाल ये करना चाह रहा हूँ कायरा साहब, बात ये है कि आप अपनी पर्सनल कैपेसिटी में ये सारी बात कह रहे हैं या पीपल्स पार्टी का भी ये मौकफ है, क्योंकि खुर्शीद शाह साहब ने जो बड़ी आउटस्टैंडिंग स्पीच की उसमें उन्होंने मुतालबा किया था कि पहले तो उन्होंने कहा कि हम रात को सोए नहीं और प्राइम मिनिस्टर आपने ये क्या जुल्म कर दिया कि आपको हमारी पूरी इंडोर्समेंट थी, इसके बावजूद आपने आर्मी को मुलविस कर लिया इस सारे उसके अंदर, और आपने ऐसा क्यों किया? तो जिसके डिफेंस में प्राइम मिनिस्टर ने खड़े होकर कहा कि जी मैंने मुलविस नहीं किया, इन शॉर्ट फोन आया फोन गया, फैसिलिटेटर था, ये तो अब टेक्निकल बातें लोग करते रहेंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने किसी भी गैर जानिबदार मुबसर को आप दिखाएंगे वो बताएगा कि उन्होंने
डिनाई किया है कि जी मैंने कभी ये कहा ही नहीं उनको। अच्छा, अब इसकी कंट्रडिक्शन में भी मैं नहीं पढ़ता। मैं आपसे सवाल करता हूं, खुर्शीद शाह साहब जिन्होंने खड़े होकर कहा कि जी ISPR क्लियर करे कि प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि नहीं कहा, तो ISPR ने अब जो कहा है उससे आपकी बातों से मुझे जो आप पिछले 5 मिनट में आपने बताई है, ये लगता है कि ये मामला ये साबित हो रहा है कि ISPR सही कह रहा है और प्राइम मिनिस्टर साहब शायद उस तरह सही नहीं कह रहे। एम आई राइट और रॉन्ग? शायद मैंने आपकी और सारी कौम के सामने एक क्रोनोलॉजी रख दिया इवेंट्स की, इसका फैसला आप कर लें, कौम कर लें। नहीं, अब मैं आपसे अगला सवाल सर सुन लेना। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि खुर्शीद शाह सर, मेरा सवाल सुनने कह रहा साहब, अब आपके लीडर जो पार्लियामान में है वो है खुर्शीद शाह, तो अब जो भी एक्शन या रिएक्शन देना चाहिए उनको भी तो देना चाहिए ना कि अब वो मुतमईन हो गए ISPR की स्टेटमेंट से, और किस तरह मुतमईन हुए? वो तो जी प्राइम मिनिस्टर की साइड में या दूसरे जी, वो तो शाह साहब बयान करेंगे। लेकिन एक बात और याद रखिए जी, खुर्शीद शाह साहब ने ये कहा ISPR वजाहत करे। ISPR वजाहत करता है कि वजीर आजम के जरिए हमने टेलीफोन पे नहीं पूछा और हमने चौधरी निसार साहब के जरिए नहीं पूछा, बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने हमें मीटिंग में कहा कि आप इस मामले में इंटरवीन कीजिए, और उसके बाद चौधरी निसार साहब ने बाकायदा प्रेस करके कहा, फिर वही अपनी पोजीशन रिएटरेट की जो ISPR की स्टेटमेंट से कंट्राडिक्टरी है। लिहाजा अब तो शाह साहब अपनी बात पार्लियामान में या मीडिया के जरिए करेंगे, लेकिन ये सारी बातें शाह साहब की और प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के बाद की है, तो उसके बाद ISPR ने अपनी वजाहत कर दी है। और ये याद रखिए, जब ISPR और हुकूमत कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट की वजाहत करती है तो हालात कार कैसे होते हैं, क्या बड़े तजर्बाकार लोग बैठे हुए हैं। मैं तो समझता हूं कि ये मामला ये बहुत सीरियस है कि ये मामले दो नहीं है, ये मामला एक है। और वजीर आजम ने अगर आर्मी चीफ को खुद कहा है तो बाद में दोबारा आर्मी चीफ ने पूछा नहीं है। ये बात मुझे तो समझ नहीं आती, शामी साहब को या बाकी लोगों को शायद समझ आ जाए। साद रफीक साहब को जरा टेलीफोन लाइन पे ले लें। कैरा साहब आप भी हमारे साथ रहे, बाकी पैनलिस्ट भी लें। साद रफीक साहब को जरा कोशिश करें टेलीफोन लाइन पे लेने की। कैरा साहब आप हमारे साथ ही रह सकते हैं कुछ मिनट और? चलिए मेरे जी ठीक है जी। सियाद साहब जो बात सुने, ये बात जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ये बिल्कुल असूली सी बात कर रहे हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है कि उन्होंने फैसिलिटेटर कहा है या उन्होंने फलां जगह बात की या फलां जगह बात की है। भाई पहली बात तो ये है कि नवाज शरीफ को ये एहसास है कि फौज इस मामले में किरदार अदा कर सकती है, जिसका दूसरा मतलब यह है कि उनको ये एहसास है कि फौज कुछ किरदार शायद अदा कर रही हो। जब आप किसी से कहते हैं कि आप भी कुछ हमारी मदद करें, इसका मतलब ये शक ज़ाहिर करना होता है कि आप कुछ कर रहे हैं। इन सारी बातों के बाद अगर उन्होंने कुछ कहा है, क्या कहा है, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? आर्मी इज देयर, वो काम कर रही है, हुकूमत ने कहा, और अगर अपोजिशन नहीं कहा, अगर जैसे कहा जा रहा है, तो ये बहस करना यहाँ तय कर लें जी गलती हो गई, खत्म कर दिया। में भी करती रही। और दूसरी बात सुन लीजिए कि अगर कोई बात ऑन रिकॉर्ड प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में कहता है तो आप वो मानेंगे, जहां आप वो वर्चन मानेंगे जो दूसरी तरफ से आ रहा है। एक स्पोक्समैन से आ रहा है। साद रफीक साहब अभी कायरा साहब भी हमारे साथ हैं, आप डिस्कशन अगर सुन रहे थे, उन्होंने जो बात की है पार्लियामान के इस्तेहकाक की, उस पर आप काइंडली कमेंट कर सकते हैं। कामरान साहब, मुझे आपकी आवाज जो है वो बहुत ज्यादा ऊंची सुनाई दे रही है, पता नहीं मेरी आवाज ठीक आ रही है? आपकी बिल्कुल क्लियर आ रही है सर, आराम से बोलिए जी, यू हैव अ टाइम। अच्छा, मैंने अपने दोस्त और भाई कमरुमान कायरा साहब को पूरी तरह नहीं सुना, लेकिन मैंने मुजीबुर रहमान शामी साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, उनको आपसे बात करते सुना है। जी जी, तो जरा आप अगर मैं इसलिए ये जो बहस हो रही थी इसमें दाखिल हुआ हूँ कि शायद कोशिश करूं कि कोई वजाहत हो सके, तो अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन पुट करें तो मैं पुट करता हूं। देखिए जी, ठीक है, सवाल ये उठा था कि कायरा साहब हमारे साथ ही, कायरा साहब ने ये कहा कि ये इस सीक्वेंस को देखना चाहिए और इस पर एक डिबेट होनी चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर ने जो स्पीच की पार्लियामेंट में, उसमें उन्होंने जिक्र ये किया कि बेसिकली आर्मी चीफ ने चौधरी निसार साहब के थ्रू जो है वो परमिशन ली। दोनों जी, कायरा साहब आप खुद ही बयान करते हैं, सुन रहे हैं साद रफीक साहब भी जी। नहीं, आप कायरा साहब को और मेरे अपने सामने ना ठीक है, चले मैं बता देता हूँ, साद रफीक साहब मैं बता देता हूँ। तो उन्होंने जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स थे उसके अंदर ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच की कि जी मैंने आर्मी को किसी भी लिहाज से ना आर्मी ने रोल मांगा और ना सालसी का किरदार हमने उनको दिया है। और फिर जब ISPR की स्टेटमेंट आ गई तो उसमें कहा गया कि जी उनको एक किरदार दिया गया है। तो अब इस बात की तहकीक होनी चाहिए कि बेसिकली ये प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा वो सही था, जो ISPR ने कहा वो सही था। अब आप बोलिए साद रफीक साहब, ये डिबेट चल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कामरान साहब, आपने मुझे बात करने का मौका फराहम किया। गुजारिश ये है कि
اس سارے جو حالات ہیں ان کا بیک گراؤنڈ سب کے سامنے ہے. ٹھیک ہے جی. کہ دھرنے والوں نے سپریم کورٹ کا آرڈر جو ہے اس کو کمپلائی نہیں کیا جو شاہراہ دستور خالی کرنے کا. یہ پہلی بار ہوا ہے کہ 3 بار مسلسل سپریم کورٹ نے کہا انہوں نے ایڈوکیٹ نہیں کیا. اور جو حساس عمارات ہے 245 کے تحت تھرڈ جی. اب جب ٹرکس آ جاتے ہیں اور 245 کا اطلاق ہو جاتا ہے اور 190 کا بھی سگنل میں ملا ہے آنریبل ججز کی آبزرویشن میں, تو فوج سٹیک ہولڈر بنتی ہے اس صورت میں, خاص طور پہ ایک ایسی صورت میں جب ملک کے دارالحکومت کے نرو سینٹر کو 15 دن سے چند ہزار ڈنڈا برداروں نے چوک کیا ہو اور غیر ملکی سربراہان بھی نہ آ پا رہے ہیں اور چائنیز پریزیڈنٹ کا بالکل آنا جو ہے وہ 2-3 دن کی بات رہ گئی ہے, انہوں نے آنا ہے اور یہ سچویشن بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو پاکستان کی فوج جو ہے وہ پاکستان کی قومی سلامتی کی ذمہ دار ہے دفاع کے ساتھ ساتھ, اور اس میں اندرونی قومی ملا ہے. سو ان کی اسٹیکس جو ہیں وہ بڑی کلیئر ہیں. اور ایک اور بات, میں پھر اس بات پہ ایونٹ پہ آ جاؤں گا, کوئی مظاہرین کے خلاف طاقت کا استعمال نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے. یہاں تک کہ جو میرے نالج میں بات ہے کہ اگر ہمیں خطرہ یہ ہے کہ جیسے قبریں کھودی جا رہی ہیں, کفن پہنے جا رہے ہیں اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں حملے کی, تو ظاہر ہے یہ خطرہ تو موجود ہے نا کہ اگر حملہ کیا گیا قومی وقار کی جو علامت عمارات ہیں تو وہاں فورس موجود ہے, خون خرابے سے بچنا چاہتا ہے ہر کوئی, ادارے بھی حکومت بھی. تو اس مقصد کے لیے بڑا واضح ہے کہ افواج کے سربراہ جو ہیں ان کی ملاقات وزیر اعظم صاحب سے ہوتی رہتی ہے. ان کی ملاقات میں اور بھی لوگ موجود تھے, میں تو بہرحال نہیں تھا, لیکن وہ ایک جو اس کا پریس ریلیز گورنمنٹ نے جاری کیا اس کو اگر آپ ملا کے پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے. اور پھر چودھری نثار صاحب نے جو اسمبلی میں کہا کہ ہم نے کہا افواج کو کہ آپ انٹریکٹ کریں, کیونکہ انٹریکٹ کرنے کا وقت آ گیا نا, اور پھر وہ اور کسی پر اعتبار کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے جو دھرنے کے لیڈرز ہیں. تو ہماری اپنی فوج ہے نا, اور ریاستی ادارہ اہم ترین ریاستی آرگن ہے. سو اب ہوا یہ ہے جو میں نے اس کو اسیس کیا ہے کہ جب خان صاحب اور قادری صاحب تشریف لے جا رہے تھے, جاتے وقت اور آتے وقت جس انداز میں انہیں پورٹرے کیا, شاید اپنے جان کے انہوں نے بھی نہیں کیا ہوگا, اپنے حامیوں کو مطمئن کرنے کے لیے وہ ضرورت سے زیادہ تھا. ٹھیک ہے. یعنی افواج کے بارے میں اور سپاہ سالار کے بارے میں یہ نہیں کہا جاتا کہ جی وہ گارنٹر ہوں گے, وہ سالس ہوں گے. وہ اگر فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں سچویشن کو تو اس کو بڑے آنریبل طریقے سے اس کو لیا جانا چاہیے. اب جو میاں نواز صاحب نے قومی اسمبلی میں کہا, میاں صاحب نے تو وہاں تقریر نہیں کرنی تھی, چودھری نثار علی خان صاحب نے جو باتیں کی وہی تقریر تھی اور وہی موقف تھا, اور ان کا اور اختیار کا موقف ایک ہے. جب ہم میرے دوست اور بھائی اور قاہرہ صاحب کے رہنما اور ہمارے بھی لیڈر ہیں سید خورشید شاہ صاحب, انہوں نے بڑے اخلاص کے ساتھ, میں سمجھتا ہوں اپنی زندگی کی بہترین تقریروں میں سے ایک تقریر کی جو ان کے جذبات تھے, تو وہ اتنی اس میں اسپارک تھا کہ وزیر اعظم صاحب کو کھڑے ہو کے ذرا صورتحال کو مزید واضح کرنا. ٹھیک ہے. اب بات ذرا میں بات کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں. جی جی. نہ تو وزیر اعظم نے کوئی غلط بیانی کی ہے الحمدللہ, اور ہم جو ہمارے مہربان ہیں عمران خان صاحب اور طاہر القادری صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھی چیزوں کو ٹھیک طریقے سے کنسیو نہیں کیا. میں انہیں یہ نہیں کہہ رہا انہوں نے بدنیتی کی ہے یا انہوں نے جھوٹ بولا ہے. اور جو لوگ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں وہ جب فیسیلیٹیٹر کا رول پلے کرتے ہیں تو وہ 2 فریق ہوتے ہیں, ان کو ایز آؤٹ کرنے کے لیے کچھ خود بھی مینجمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں اس سے زیادہ باریکی میں نہیں جانا چاہتا, یہ تھوڑی مس مینجمنٹ کرنے میں ایک دوسرے کو جھوٹ کوئی نہیں بول رہا. اب اس کو ایشو کو چھوڑ دیں مہربانی کر کے, اور ہم سب کو میری بات سنیں نا. اب آپ کے پاس 2-3 آپشن ہیں. ابھی آپ میرے ساتھ, میں آپ سے سوال کر لوں یا میں قاہرہ صاحب سے خود سوال پوچھ لوں آپ کے اس بات کے بعد, اور جو ان کی بات ہے پھر آپ سے اپنے طور پہ سوال پوچھ لوں, یہ ٹھیک ہے؟ جیسے مرضی کرنا ہمارا, ویسے اس کو میڈیشن کہتے ہیں. اچھا میں میڈیٹ کرتا ہوں نا. اب میں صاحب کو پسند ہو, میں کرتا ہوں جی. اچھا قاہرہ صاحب, آپ نے سعد رفیق صاحب کی بات سنی اور ان کی بات میں بہت سے لوگ کہیں گے جی اس سے ایگری کریں گے کہ اس سے اب آگے ہمیں جانا چاہیے, لیکن آپ کو کوئی اس میں اب کنفیوژن ہے تو آپ مجھے بتا دیں, میں آگے کنوے کر دوں گا. دیکھیں, پہلی بات تو کامران یہ ہے کہ سعد رفیق کا مطلب کہنے کا قتل کے لیے کہ ہم آپس میں بات نہ کریں, ان کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ایسا ہی لگا. چلے ٹھیک ہے بھائی ہے, چلے پھر آپ بریک کریں, میں تو بیچ میں ہٹ گیا جی. اور بات یہ ہے کہ جو اس وقت وہاں پہ مجمع لگا ہوا ہے, وہاں لوگ اکٹھے ہیں, وہ ہمارے بھائی ہیں. ٹھیک ہے. ہر شہری متفکر ہے, اور مجھ سمیت سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پرامن طریقے سے اس کا حل نکلے. اور میں ان لوگوں میں سے ہوں جس نے پہلے دن یہ بات کہی تھی کہ وزیر اعظم کا استعفیٰ نہیں لینا نہیں ہو سکتا, غیر آئینی نہیں ہے مطالبہ. ٹھیک ہے. نہیں ہو سکتا جب تک اس کو سبسٹینشیٹ نہ کیا جائے. پروب پہلے کیجیے
और मैंने ही ये तजवीज दी थी इलेक्शन, ये जो सुप्रीम कोर्ट के कमीशन का है। ठीक है। तो अर्ज ये है कि हम कोई इस सिस्टम को डीजल करने वाले नहीं है। मेरे ही आदत चल के गई थी मियां साहब के पास, और खुर्शीद शाह साहब ने तमाम तर दबाव के बावजूद आज तक हुकूमत का साथ देने का ऐलान किया है। ठीक है। अर्ज ये है कि तो बात हम कह रहे हैं हुआ ये कि पाकिस्तान के कानून और आइन के तहत 245 के अंदर यकीनन जब फौज वहां पे मौजूद होगी तो जो ऑपरेशनल कमांडर वहां पे है, वो जो मेजर साहब है या कर्नल साहब है या उनके कोई लोग वो इंटरेक्ट भी करेंगे पीटीआई के लोगों के साथ, पैट के लोगों के साथ, तो बिल्कुल ये बात पॉलिटिकल है अगली तौर पे। हालांकि इंटरेक्ट तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करती है, क्योंकि ये तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट में है, ये तो पीछे खड़े हैं ना। ठीक है, तो खड़ी है, पीछे खड़ी है। चले खैरा साहब, अब आप मेरी एक बात सुने। अब आपसे एक मिनट कामरान, अब आपको उतना ही हौसला करना पड़ेगा। ठीक है। देखिए, अर्ज ये है ठीक है। मैंने ये बात कही, वजीर आजम साहब ने जब ऐवान के अंदर ये बात कही कि कुछ लोग इस सारे सिस्टम को उखेड़ना चाहते हैं, तलपट करना चाहते हैं, तो सारी पार्टियों ने सिवाय पीटीआई के तमाम पार्लियामेंट्री जमातों ने वजीर आजम को कहा कि अब पार्लियामान के अमल के साथ है, हम आप बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, कोई गैर जमहूरी गैर आईनी कदम नहीं उठाने देंगे। हम इसमें गवर्नमेंट से मुज़ाकरात थी, कोई मसला नहीं है, बैकडोर चैनल हो रहे थे, सामने सामने मुलाकातें हो रही थी। साद रफीक साहब को इस बात का इल्म है, सिराजुल हक साहब ने मुझे भी कहा, मैंने आपको बताया भी है, हम भी गए उनके पास, हमने भी कुछ गुजारिशात की और उसमें भी यही कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा नामुनासिब बात है, बाकी आप जो चाहते हैं और हम पार्लियामान से पावर करना चाहते हैं। नजरिया क्या है, मेरा मुकदमा है वो क्या? सवाल ये है कि जब रात को ये आया कि आर्मी चीफ ने उनसे राब्ता किया इमरान खान साहब से और तैरुल कादरी साहब से, और वो मिलने चले गए, उसके बाद आके उन्होंने कहा जी कि हमने तो राब्ता नहीं किया था, ये आर्मी चीफ ने हमसे राब्ता किया। ये याद रखिए, इससे पहले ये खबर चौधरी निसार साहब के रेफरेंस से सलीम साफी साहब ब्रेक कर चुके थे दिन के 2:30 बजे। उन्होंने कहा कि मुझे चौधरी निसार साहब ने कहा, यह ऑन रिकॉर्ड है कि मुझे चौधरी निसार साहब ने कहा है कि हमने आज दोपहर को आर्मी चीफ को ये रिक्वेस्ट की है कि इसमें इंटरवीन करें और मामला खत्म कराएं। उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने दिन में 2-3 बार इसकी वजाहत की कि हम और क्या करते अगर ये ठीक है। खैरा साहब, आप सिर्फ हमें 30 सेकंड दे दें, न्यूज हेडलाइन। जी जी व्यूअर्स, प्रोग्राम बहुत बहुत वेलकम बैक। खैरा साहब साथ ही हैं? जी बिल्कुल साथ हूँ जी। जी हजूर, अब आप बताइए, साद रफीक साहब तो मेरे चले गए हैं, अगर आना चाहें तो मोस्ट वेलकम। मैं अर्ज कर रहा साथ हैं, वो आगे वो ब्रेक थी बीच में। जी मैं अर्ज कर रहा था कि ख्वाजा आसिफ साहब ने दिन में 2-3 दफा इसकी वजाहत की, और रात को जब ये खबर चली कि जी आर्मी चीफ ने दोनों लीडरों को बुलाया है और वापस आके उन्होंने जब अपनी गैदरिंग को उसकी वजाहत की, ठीक है, तो उस पर मीडिया में एक शोर उठा। सियासी कारकुनों ने भी कहा कि ये क्या हुआ, ये कैसे हो सकता है कि आर्मी इंटरवीन करे, और आर्मी ने कहा कि जी वजीर आजम ने कहा गया, वजीर आजम की तरफ से ने कहा क्या है। ये जो डिबेट मीडिया की उठती, इस प्रेशर से सुबह चौधरी निसार साहब को असेंबली में ये वजाहत करनी पड़ी, और जो वजाहत करते हैं वो फरमाते हैं, वो अपने आप को जो स्टेटमेंट जो मीडिया के अंदर डिबेट आई को एक तरफ रखते हुए कहते हैं कि हमने नहीं कहा, बल्कि ये बिल्कुल उल्ट हुआ कि आर्मी ने हमसे इजाजत मांगी कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। ठीक है, वो मुझे मिलना। कायरा साहब, आपका मुतालबा क्या है? ये कोई मुतालबा नहीं है कायरा साहब, मेरा है ही कोई नहीं मुतालबा नहीं। चलो बस, कायरा साहब का कोई मुतालबा नहीं है। कायरा साहब एक पॉजिटिव रोल प्ले करने लगे, चलो यार मूव ऑन। अच्छा मूव ऑन, चलो जी, फिर गाली में कायरा साहब देखो एक सेकंड मैं आपको बताऊँ, कायरा साहब ने कमर जमान कायरा साहब, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बदर जाओ तब आ रही है। कमर जमान कायरा उन लोगों में शामिल हैं, मैं कोई फ्लैटर नहीं कर रहा, मैं सच बता रहा हूं, जो मुसलसल कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करते हैं जी। पीपल्स पार्टी के डाई हार्ट हैं, लेकिन सियासत में अच्छी अक़दार के लिए ये एलानिया और खामोशी से काम करते हैं। अच्छा साद भाई, एक सवाल मेरा आपसे, आज आपकी मीटिंग हुई तो अगर आप बताना चाहेंगे कुछ में आगे पेशरफ्त हुई? हमने ये भी सुना है कुछ 4-5 पॉइंट्स और ऐड हो गए, ये है या नहीं है, बताना अगर आप चाहें तो। देखिए जी, जो भी गुफ्तगू हुई है वो हमारी ये तय है कि उस पर हम बात नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, तो बहुत अच्छा होगा सर। ये जी हाँ, कोई बात नहीं करेंगे, बस ये समझ लें आपके बातचीत जारी रहेगी, अल्लाह ताला अपना कर्म करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया साद रफीक साहब, बहुत शुक्रिया कायरा साहब, आप लोगों ने अपना वक्त दिया।
اچھا جی، آپ کو دونوں جا چکے ہیں تو اس بحث پہ بھی بات نہیں کریں گے اور اس ڈسکشن پہ بھی پڑیں گے. اب یہاں سے والے چھوٹی سی بات ابھی آپ کے اینڈ کی ساری باتیں ہو رہی ہیں. جی جی سر، کہانی آگے چل پڑے گی. وہ باقی باتیں، ایک بونگی جو ہے نا پنجابی محاورے میں ایک بونگی بج گئی ہے. کیسے؟ کسے؟ کسے؟ ہم آپ جس کے نام بھی لگا کس سے مطلب جنہوں نے مجھے لگے گا مسکری صاحب کو کہہ رہے ہیں، جنہوں نے تقریر کی اسمبلی میں بلا وجہ تقریر. اب آپ جنہوں نے تقریر کی ہے، جنہوں نے اسمبلی میں تقریر کی، اچھا ان سے بونگی بج گئی. بس آگے چلے آپ اس سے آگے ٹورو. دیکھیے اجلاس ملتوی ہونے کا اعلان ہو گیا تھا، اس کے بعد بونگی بجی ہے. کیونکہ وہ میرا بیٹا جو ہے وہ میرا بہت گربان پکڑتا ہے. کس بات پہ؟ اسی بات پر. دیکھیے بات دیکھیے ہم اس کے باوجود آپ کی گربان سے لگے، میں نے کہا گلے سے لگے ہوئے ان کی آپ پیشنس دیکھیں. آپ کے بیٹے کی آپ سے بونگی بچ سکتی ہے، مجھ سے بچ سکتی ہے، پرائم منسٹر سے ہم ایک دوسرے کو گھر سے تو نہیں نکال سکتے. آگے چلے. دیکھیے بات یہ ہے، میرا خیال ہے کہ اب اس بحث کی کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم اس سے آگے جا رہے ہیں. سر میں آپ سے سوال ایک پرٹنٹ کر رہا ہوں، لوگ جو جاننا چاہ رہے ہیں، چھوڑ دیں اس فلاسافیکل ڈیبیٹ کو. ہاں ٹھیک ہے. یہ بتائیے کہ اب ان کے عمران صاحب کے پاس کیا آپشن رہے گی؟ یہ اچھا ابھی جو اعلان ہوئے ہیں 2-4، اس میں میرے نزدیک مجھے لگتا یہ ہے کہ دونوں یہ لیڈران، دھرنا والے لیڈران جو ہے تھوڑی سی اعصاب کی جنگ کو تیز کر رہے ہیں. کیونکہ طاہر القادری آئے، انہوں نے جوشیلی تقریر کی، پھر وقفے پہ چلے گئے. یہ آئے، انہوں نے چند فکرے جوشیلے کہے، ان کا بچیں گے سر، یہ کب تک بچیں گے؟ سنیے نا، اب پرابلم ان لوگوں کی یہ ہو گئی ہے کہ بنیادی طور پہ تو یہ شاید آگے جانا چاہیں، لیکن اس میں ایک طرف جو ابھی جو بات ہوئی ہے خواجہ سعد رفیق نے کہی اور ہم نے دیکھا بھی کہ ایک گفتگو بھی ہوئی ہے. اچھا وہ گفتگو ختم بھی نہیں ہوئی، کیونکہ اگر ختم ہو گئی ہوتی تو عمران خان نے پہلے ہی کامنٹ میں کہہ دینا تھا کہ ناکام ہو گئی. اچھا اگر گفتگو چل رہی ہے تو اس گفتگو کو الٹیمیٹ پوائنٹ سے پہنچنے سے پہلے آپ یہاں سے اگر موو کریں گے تو گفتگو خود بخود فوت ہو جائے گی. تو یہ ایک بڑا مشکل سچویشن ہے کہ جو اعصاب کی جنگ کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ ٹیمپو اگر بہت اوپر لے جائیں، اس کے بعد اگر نیچے لے کے جائیں گے تو پھر پرابلم ہوگی. تو ہو سکتا ہے کہ اس ڈائلاگ کی وجہ سے جو غالباً ختم نہیں ہوا، ورنہ ابھی تک اعلان آ گیا ہوتا تو شاید یہ معاملہ آگے نہ جا سکے. فوری طور پر میں تو آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ میں یہ پولیٹیکل فورسز ہیں، کوئی یہ جتھوں کی صورت میں پارلیمنٹ کے اوپر نہیں چڑھ دوڑیں گے. اور میں 2 روز پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ ISPR کی پریس ریلیز مذاکرات کے حوالے سے بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ بامقصد مذاکرات کی بات کی تھی، اور دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ یہ ریاست کی علامت بلڈنگز ہیں اور اس کی حفاظت فوج کی ذمہ داری ہے. میں نہیں سمجھتا کہ جنہیں وہ فیسیلیٹیٹر بنا رہے ہیں، ضامن بنا رہے ہیں یا سالس بنا رہے ہیں، یہ ان سے خیر صاحب دوبارہ خیر صاحب نے کچھ انپٹ دینا اپنا مزید. دیکھیے میں نے آپ سے دوبارہ رابطہ اس لیے کیا کہ آدھی ڈبیٹ جو ہوتی ہے، آدھا جو آرگومنٹ ہوتا ہے وہ بڑا نقصان دہ ہوتا ہے. جی جی میں نے ایک آرگومنٹ کھڑا کیا، اس پہ ایک اعتراض ہوا تو میں اپنا نقطہ نظر دے رہا تھا کہ سوال اس پہ یہ ہے کہ اگر آرمی چیف نے اس سیاسی عمل میں 2 جماعتوں سے رابطے کرنے کے لیے گورنمنٹ سے اجازت مانگی ہے تو گورنمنٹ کو اجازت نہیں دینی چاہیے. ٹھیک ہے، میرا بھی ہو سکتا ہے، جو ہو سکتا ہے کسی کا اور کا مختلف ہو، لیکن اگر پرائم منسٹر نے انہیں کہا ہے کہ آپ اس میں شامل ہوئیے تو ان کا کام سیکورٹی کے حوالے سے تو ہے. یہ خالصتاً ایک سیاسی ایشو ہے. آپ اگر گورنمنٹ خود فوج کو سیاسی عمل میں ملوث کر رہی ہے تو یہ بڑی الارمنگ بات ہے. اور یہ ہوا کیا ہے، اس میں کس نے کس کو کیا کہا، یہ بہت اہم ہے، یہ سمپل نہیں ہے. اگر فوج کہتی ہے، وزیر داخلہ کہتے ہیں اور وزیر اعظم کہتے ہیں، اور اس پہ لیڈر آف دا اپوزیشن سوال کر کے پوچھتے ہیں کہ جس سے ISPR وضاحت کرے کہ جی کس نے رابطہ کیا ہے، تو ISPR کہتا ہے جی کہ ہماری میٹنگ میں پرائم منسٹر نے کہا ہے، اور فیسیلیٹیٹر کے لفظ کے معنی بدلنے سے حقائق نہیں بدل جائیں گے. تو یہ بڑی ڈینجرس بات ہے پاکستان کی سیاست میں. لیکن آپ کو آپ کو آج کا دن کیا لگتا ہے؟ اپنی پارلیمنٹ پہ اعتبار نہیں کر رہا، فوج پہ جا رہا ہے، اور ہم تو کہہ رہے ہیں فوج ہماری ہے، کسی اور کی فوج نہیں ہے. لیکن اس کو خدارہ آپ سیاست میں ملابس نہ کیجیے. ہاں سیکورٹی کے حوالے سے ان کا کام ایک ہے، آپ نے ان کو کھڑا کیا، بسم اللہ 245 کے اختیار، بسم اللہ، ہمیں اس پہ اعتراض تھا. لیکن وہ ایک اور ایشو ہے. یہ تھا وہ ڈبیٹ جس پہ ایک بحث شروع ہوئی، اور اس کے بعد جب شام کو چودھری نثار صاحب نے پھر وہی بات کی کہ ہم سے تو جی آرمی چیف نے اجازت مانگی، پھر تو بڑا اچھا ہوا. لیکن اگر آرمی چیف کو خود آپ نے کہا کہ اس میں مداخلت کر کے سیاسی عمل ختم کرائے تو آپ نے فوج کو سیاست میں لے کے آئے ہیں، تو اس سے ڈینجرس تھنگ. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ حقائق اسی طرح ہے تو پھر پرائم منسٹر اور لیڈر آف دا اپوزیشن کی بات بڑی خطرناک حد تک غلط ہے.
تو سر اس کے کانسیکوینس کیا ہو سکتے ہیں؟ قاہرہ صاحب آپ تو بس سیکوینس دے رہے ہیں، یو آر ناٹ اے تجزیہ نگار نا، آپ پالیٹیشین اتنی بڑی پارٹی کے، تو اس کی کانسیکوینس کیا ہو سکتے ہیں یہ بھی بتائیں تھوڑا سا. دیکھیے کانسیکوینس ایتھیکلی بہت خوفناک ہے. اگر یہ بات اس طرح ہے، اگر یہ بات سچ ہے، اچھا، وزیر اعظم صاحب کے لیے تو ایوان کا فیس کرنا مشکل ہو جائے گا ایتھیکلی. لیکن سر اس کے لیے پھر آپ کو آرمی چیف صاحب کی گواہی بھی چاہیے ہوگی، کیونکہ وہ بھی آ کے بتائیں گے پھر پارلیمنٹ کو. ISPR کی گواہی ISPR کے ذریعے بولتا ہے آرمی چیف ڈائریکٹلی نہیں بولتا. اچھا شامی صاحب نے کچھ کہنا ہے اس پہ؟ قاہرہ صاحب ساتھ رہیے گا پلیز. دیکھیے پرائم منسٹر صاحب نے یہ بات ہم مانی ہے، یہ بات وہ کہی ہے کہ ان کے ساتھ آرمی چیف کی ملاقات میں یہ بات زیر بحث آئی تھی اور یہ بات ہوئی تھی کہ وہ کنٹرڈکشن کی بات کر رہے ہیں، یہ بات فیسیلیٹیٹ کریں گے. میری بات سن لیجیے، وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اس لحاظ سے آرمی چیف یا ISPF کی بات جو ہے وہ پرائم منسٹر کانٹراڈکٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. جہاں تک ان سے ملاقات کا تعلق ہے یہ ایک دوسری بات ہے، اس دونوں باتیں الگ الگ ہیں. لیکن بہرحال اب اس میں ہم ان کی اپنی رائے ہے، ہماری اپنی رائے ہے، اب آگے چلیں گے نا کہیں. اگر ISPR نے پرائم منسٹر کے بیان کے متصادم کوئی متضاد نہیں کئی بات، تو میں سنیے، تو میں اسی زور سے ISPR کی مذمت کر کے کرنے کھڑا ہو جاؤں. متضاد نہیں کہی ISPR آپ کو اس مشکل میں نہیں ڈالیں گے ہم، اور وہ کنٹراڈکٹ کرے. متضاد بات نہیں کہی، متضادی بات ہے نا جی. میٹنگ میں ہوئی ہے، پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں نہیں، ٹیلی فون پہ ہوئی ہے، اور وہ بھی وزیر الگ 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 واقعات ہیں. صاحب یہ بات ہی کوئی نہیں ہے. اچھا قاہرہ صاحب دو الگ الگ واقعات ہیں، ان کو مکس اپ نہ کریں. کیا ہے ISPR کی اسٹیٹمنٹ اور پرائم منسٹر کی اسٹیٹمنٹ دیکھیے، اور اگر ISPR نے اسٹیٹمنٹ غلط دی ہے چلیے میرے نزدیک جو حقیقت ہے. چلے ایک منٹ قاہرہ صاحب ساتھ ہی رہیے گا. یہ وہ بحث میرے خیال ختم ہو گئی. میرا خیال ہے کہ اس وقت ڈیڈ لاک موجود ہے. اچھا. اور تصادم کا خطرہ میرے نقطہ نظر سے بڑھ رہا ہے. اچھا. جو انفارچونیٹ ہوگا. قاہرہ صاحب ایک بات بتائیے کہ یہ تو آپ کا آرگیومنٹ آ گیا، یہ تو اب آپ نے پوائنٹ اٹھانا ہے آپ کے پارلیمانی لیڈرز نے اسمبلی کے اندر. آپ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی کے استحقاق کے کانٹیکسٹ میں اس کو دیکھنا چاہیے اور تحقیقات ہونی چاہیے. آپ یہی کہہ رہے ہیں نا آپ؟ کامران شاید میں ایک اور بات کرنے لگا ہوں. جی بتائیے. اور مجھے معاف کیجیے گا، یہی یہ حالت ہوتی، پرائم منسٹر ہوتا پیپلز پارٹی کا اور یہ اسٹیٹمنٹس ہوتی تو آج آپ بیٹھ کے اس کے کپڑے اتار رہے ہوتے. مجھے بہت معذرت کے ساتھ میں کرنے لگا، بڑی معذرت کے ساتھ. آپ سوال کی قاہرہ صاحب یہ بات آپ کی درست ہے. اچھا ٹھیک ہے، لیکن وہ ایسے کپڑے نہ پہنا کرے نا جنہیں اتارنے کو دل چاہے. جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل. پارٹی کا وزیر اعظم ایسے کپڑے کیوں پہنتا ہے؟ پھر جرنلسٹوں کے بھی بڑے ایسے کپڑے ہیں جو واہ 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 واہ، وہ کہہ رہے ہیں جرنلسٹوں کے بھی کچھ ایسے جرنلسٹ کپڑے اشتعال انگیزی پیدا ہوتی ہے. آپ انفارمیشن آپ انفارمیشن کے وزیر رہے ہیں، یہ کپڑے اتار ہی دیں کسی دن. میں آپ کو نہیں کہوں گا، یہ تاریخ کا قرض یہ بھی اتار دیں. شامی صاحب کہہ رہے ہیں میں آپ کو نہیں کہوں گا، میں ان کو بھی نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے، وہ تو بڑے ماشاءاللہ سلیقہ مند ہے، بڑے اچھے کپڑے رکھتے ہیں، ان کے کپڑے. قاہرہ صاحب میرا سن لیں، یہ تو آپ نے پوائنٹ پریکٹیکلی آج تو شو آپ کے نام ہو گیا. فرمائیے. پارٹی اس کام کے لیے بہت ہے آپ کے سامنے مشق ذہن. ہمیں آپ جو مرضی کہہ لیجیے، ہم نہیں کہیں گے. نہیں ہم جناب آپ کو کیوں کہیں گے؟ آپ ایک باعزت باوقار آدمی ہیں، ہم خدا نخواستہ یہ کیوں کہیں گے؟ اچھا اب آپ قاہرہ صاحب ایک بات بتائیے کہ آپ ساتھ ہیں میرے ساتھ لائن پہ؟ جی میں آپ کے ساتھ ہوں. اور میں کامران اب آپ کو سولوشن بتاتا ہوں. جی بتائیں. اور ہم چھوڑ کے نہیں جائیں گے. پرائم منسٹر سے گزارش ہے، بہت سارا کام خراب ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اب خودارا کسی اور غلطی، کسی اور مصلحت کی گنجائش نہیں ہے. ابھی بھی آپ اپنے سیاسی کارکنوں کو اس میں شامل کیجیے، ان کو مینڈیٹ دیجیے. 2 ایشوز ہیں. آپ کا ایشو عمران خان صاحب کا ایشو ہے، وہ پولیٹیکل ہے، اس کا سولوشن اور طرح نکل رہا ہے. اور طاہر القادری صاحب کا ایشو فوجداری ایشو ہے، اس کا سولوشن مختلف ہے. دونوں ہے کلب، نکلیں گے ایک وقت میں، لیکن دونوں کو حل کرنے کے لیے خدارا آپ اپنے پارلیمانی جماعتوں پہ اعتماد کیجیے. آپ کو پارلیمان کو، میں ہمیشہ کہتا ہوں اس پارلیمان کو معتبر کون کرے گا؟ اچھا لیکن قاہرہ صاحب جو آپ کہتے ہیں سولوشن، تو سولوشن سے مراد آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب یا CM صاحب دونوں سے ریزائن کر دیں یا دونوں ریزائن کرتے ہیں؟ میں ابھی جو بھی میرے ذہن میں ہے میں کھول کے نہیں کہہ رہا. ایک میں صرف کہہ رہا ہوں میں پرائم منسٹر کے استعفے کے خلاف تھا اور ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر کا استعفیٰ اس وقت آ سکتا ہے
जब बल्कि आएगा अगर सब्सटेंशियल इलेक्शन में धांधली साबित हो जाती है। बाकी बात यह है गुफ्तगू करने के लिए तो खुदारा उसके रास्ते पैदा कीजिए। वो रास्ता तभी बनेगा जब प्राइम मिनिस्टर लोगों को एम्पावर करेंगे। ये क्या ऐसा नहीं हो सकता था? क्या आज से 10 दिन पहले क्या 2, 4, 5 सियासी जमातों के सरबराह मैं तो बार बार गुजारिश कर रहा था कि खुदारा प्राइम मिनिस्टर अपने इस पार्लियामान को ताकतवर करो, इसको इख्तियार दो। खैरा साहब आपकी देखें, आपने बड़ा जबरदस्त बात की माशाल्लाह, बड़ी फसाहत व बलागत आर्टिकुलेटेड, लेकिन आपकी गुफ्तगू सुन के आम आदमी मजीद कंफ्यूज हो गया है। क्योंकि देखें आपने जो बात अपने तक रखी है वो आप शेयर नहीं कर रहे कौम के साथ। वो आप क्या कह रहे हैं, असेंबली या पार्लियामेंट री इलेक्शन करा लिया जाए? कुछ तो बताया ना सर। देखिए मैं इसके ऊपर आप जितनी चाहें क्या सराहिया कर लीजिए। मैं ये बात इसलिए कि ये बात मेरा ख्याल है इस वक्त मुबाहिसे के अंदर शामिल है। अगर उनके मुकालबे में शामिल है और बहस आ गई मीडिया में तो इसके लते ले लिए जाएंगे और इसके ऊपर हार्डन पोजीशन आ जाएगी और प्रेशर बिल्ड हो जाएंगे। ठीक है, लिहाजा जो गुफ्तगू वहां हो रही है उसको वहीं रहने। आप मेरे साथ रहिए सर। राणा साहब देखें, सब लोग ये कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ उनको करना चाहिए, कुछ करें, ब्रेक थ्रू से निकालें। इस वक्त सबकी नजरें जो है प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ हैं। आपका टेक क्या राणा साहब मौजूदा हालात में, जबकि इमरान साहब कह चुके हैं कि आगे बढ़ रहे हैं आज रात को? नहीं देखें, इसमें अगर यानी उन लोगों को अपनी तमाम कमिटमेंट से हट के वो अब उस जगह पे ले जाना चाहते हैं, उन बिल्डिंग में ले जाना चाहते हैं जिनकी हिफाजत की जिम्मेदारी जो है वो पाक आर्मी के पास है, वहां पे पुलिस भी मौजूद है, रेंजर्स भी मौजूद है, तो ये अपनी तमाम कमिटमेंट्स को जो उन्होंने अब तक किए उनको वायलेट करके जाएंगे। और अब जहां तक इनके लिए कोई ब्रेक थ्रू की बात है तो ब्रेक थ्रू तो इनके लिए सारे हो चुके हैं। जो मुतालबे पिछले 13-14 माह से ये करते आ रहे हैं वो तमाम के तमाम जो है वो तस्लीम कर लिए गए हैं। और जिस मुतालबे की ये बात करते हैं कि यानी जिद करते हैं जिस तरह से कि जी हुकूमत जो है वो पहले कहते थे असम्बलियां तहरीर कर दी जाए, हुकूमत खत्म कर दी जाए, तो देखें अगर इस कल्चर को अगर सनत दी गई, यानी अगर इस तरीकाकार के मुताबिक अगर आज हुकूमत खत्म होती है या प्राइम मिनिस्टर मुस्तफी होता है तो फिर इस मुल्क में कोई हुकूमत दोबारा ना कायम हो सकेगी और ना कोई काम। साहब मेरे साथ ही रहिए। रिजवी साहब आपने कुछ कहना है? देखिए, अब ये लगता यही है कि दोनों साइड पे जो पोजीशन है एक पॉइंट पे फ्रीज हो गई है। जो इस वक्त राणा साहब बात कह रहे हैं ये पिछले एक हफ्ते से हुकूमत की पोजीशन है, दूसरे वाले दूसरी पोजीशन कह रहे हैं। तो सबसे बड़ा मसला तो ये है कि अगर पोजीशंस फ्रीज रहती हैं तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट के इम्कानात बढ़ जाते हैं। किसी तरीके से कोई अगर तजवीज को निकल सकती है फिर तो ठीक है, वरना यही चीज एक तरफ से आती है, दूसरी तरफ वाले अपना वर्षन पेश कर देते हैं और फिर क्या करें? आपको कोई टेक है इसके ऊपर? कामरान साहब जी राणा साहब जी। नहीं कामरान साहब, मैं अगर रिजवी साहब अगर इजाजत दें तो मैं उनकी खिदमत में ये अर्ज करूं कि पोजीशन तो ठीक है, फ्रीज हो चुकी है, लेकिन जरा ये भी देखें कि आइन कानून सियासी तौर पे अखलाकी तौर पे किसकी पोजीशन जो है वो जिद पे है और किसकी पोजीशन जो है वो आइन और कानून के मुताबिक है। अब आप अभी देखें कि दोनों की इंटरप्रिटेशन की बात है। जिद पर असूल वाली बात तो हम बिल्कुल करते रहते हैं। बात इस वक्त ये है कि जो कानून को अगर कानूनी पोजीशन की मजबूत और है तो इम्प्लीमेंट करना किसका काम है? एक बात, उसके लिए कोई आसमान से लोग राणा साहब आप ये बताइए कि वो FIR दर्ज होगी जिसके अंदर 788 डाला गया? देखिए FIR जो है वो अदालत के हुक्म पे जो इनकी दरखास्त थी उसका लफ्ज बलफ्ज जो है वो उसका अंदराज हुआ है और यानी उस अबारत के मुताबिक जो दफात बनती थी वो पुलिस ने लगा दी हैं। अगर किसी को ये एतराज है कि कोई दफा कमी है या कोई दफा ज्यादा है तो वो अदालत जो है वो उसमें कमी भी कर सकती है, इजाफा भी कर सकती है। और वैसे PTI ने अदालत में ये दरखास्त जो है वो कल की दायर भी कर दी है। अच्छा ठीक है, तो और कोई सवाल पूछे? राणा साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ थे। कमरान साहब मैं जी करना चाहता हूँ, मैं ये बात करनी चाहता हूँ कि कौम और ये हमारे जो मेरे इंतहाई मुहतरम जो आपके साथ बैठे हैं, आप मोहतरम पैनल में जो साहबान बैठे हैं, आप अंदाजा करें कि इन लोगों का हाल ये है कि आज अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब ने जो स्पीच की है जिसमें वो खुद भी रोए हैं, लोगों को भी रुलाया है और कौम को भी उन्होंने दिखाया है कि किस तरह से जो है जो सूरत हाल है,
वो दोनों केसेस जिसका उन्होंने डेरा गाजी खान और मुजफ्फरगढ़ के हवाले से बात की है वो दोनों गलत है। अच्छा, ये बिल्कुल बेबुनियाद। वो लड़की जो साइमा जो उन्होंने कहा है कि डेरा गाजी खान ने खुदकुशी करके हलाक हो गई है, वो जिंदा है। अच्छा, वो जिंदा है, वो इस वक्त जो है वो निश्चर हॉस्पिटल में जेरे इलाज है और वो तंदुरुस्त है। और दूसरा केस जो मुजफ्फरगढ़ वाला केस है, ये वही केस है जो 14 मार्च को वो आमना खुदकुशी की थी और 15 मार्च को मियां साहब चीफ मिनिस्टर साहब खुद उनके घर गए, वहां पे डीपीओ को आरपीओ को जो है 5 से अपना ट्रांसफर किया, पुलिस के जो अफसर गफलत के मुतल्लिक़ आए गए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार करवाया। ठीक है। इस केस के 6 के 6 मुलजम नादर वगैरह इस वक्त जेल में है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 100 फोटो नोटिस लिया, उस नोटिस पर इस माई की जो है वो ख्वाहिश पे मुजफ्फरगढ़ से चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने केस तब्दील करके मुल्तान के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को तफवीज किया। वहां से वो केस ज़ेरे समाअत है, आज उसमें तारीख थी, इसका खामद वहां पे पेश हुआ है और इसका मेरा ख्याल है कि अगले कोई 1-2 तारीखों में फैसला होने वाला है। राना साहब आपका ये पॉइंट आ गया, हमने आपका वर्जन दे दिया, आपका पॉइंट आ गया। ठीक है जी, ये बड़ा जबरदस्त। ठीक है राना साहब, बहुत शुक्रिया। सियाद मीर साहब, ताहिर कादरी साहब के पास क्या ऑप्शन है, इमरान के पास क्या ऑप्शन है अगर हुकूमत नहीं मानती तो? बात सुने, एक तो बात है कि आप किसी बात को लॉजिकली लें, ठीक है, फितरी तौर पर क्या होगा, पोलिटिकली लें, आप देखें कि ये बात ये मूवमेंट ये उस पर तो चल ही नहीं रही, ये तो किसी और स्ट्रेंथ पे, अपनी स्ट्रेंथ पे कह लीजिए चल रही है और इसमें ये पता नहीं चलता। मैं तो एक मौके पे ये आया था कि उन्होंने कहा जी ये सिविल नाफरमानी की तहरीक के बाद क्या ऐलान हो सकता है। मैंने कहा इसके बाद तो ऐलान खुदकुशी हो सकता है और तो कुछ नहीं हो सकता। अब जिस प्रोसेस से आप चलते जा रहे हैं, देखिए ये पॉलिटिकल तौर पर अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको मुज़ाकरा करना चाहिए। नाकाम हुए धरने अब तक ये देखिए, अगर वो कामयाबी हो जाए तो किसकी नाकामी फिर? कोई आइडियल है, कोई इनकलाब का आइडियल है, कोई इस आजादी की मार्च का आइडियल है, किसकी कामयाबी? शाह साहब किसकी होगी? देखिए, अगर कामयाब हो जाते हैं तो ज़ाहिर है उनकी कामयाबी होगी, जो कामयाब होंगे, और वो हमारी तो नहीं होगी ना कामयाबी। इनकी कामयाबी जो कामयाब होते हैं कामयाबी का क्रेडिट देना चाहिए। चलिए देखिए, इनकी कामयाबी ये कह रहे हैं कि आप नवाज इस्तीफा दे दें, मिसाल के तौर पर ये कामयाबी है। नहीं, कामयाबी उसके बाद इनको क्या मिलना है, मुल्क को क्या मिलना है, कौन को क्या मिलना है, जमहूरियत को क्या मिलना है, पता मैं बड़ी बात करने दे कि किसको क्या मिल रहा है। कामयाबी तो वो है कि जिस आइडियल्स के लिए आप आए हैं, जिस मकसद के लिए आप आए हैं, क्या मकसद नवाज को हटाना है? सर, उनकी कामयाबी क्या है? उनके नजदीक तो कुछ और है कामयाबी। वो तो गिराना चाहते हैं, वो आप खुद तो नहीं आना चाहते, वो गिराना चाहते हैं, उनको कुछ नहीं मिलना और दस्तूर को सबोताज करना चाहते हैं, उनको कुछ नहीं मिलना, मुल्क की बुनियाद को हिलाना चाहते हैं। नाकामी इश्क या कामयाबी अपना पॉलिटिकल कैरियर खतरे में डाल, दोनों का हासिल खाना खराबी। नहीं, वजीर आजम इस्तीफा दे देता है तो मुल्क आज तक सब कॉन्टिनेंट में जिस गिरोह ने ताकत से काम करने की कोशिश की है उसने अपना नुकसान किया है, वो बर्बाद हुआ है। और अगर ये कोई हमला करेंगे, कहीं ताकत का इस्तेमाल करेंगे, पूरी कुव्वत के साथ इनको जवाब देंगे। शामी साहब भी पहुंच जाएंगे आपको साथ लेकर नहीं, फिर तो हर जगह जो शामी साहब वो हमला पॉइंट आ गया, गुस्से में ना आए, क्या होगा? बात नहीं है, ये मेरा मुल्क है, ठीक है, ये कोई मैं कहीं नहीं, मेरा नहीं, हम सबका है, हम सबको इसे प्रोटेक्शन। शामी साहब, एडवेंचर नहीं होना चाहिए, एडवेंचर नहीं होना चाहिए, लेकिन वजीर आजम के इस्तीफा से ना एडवेंचर करें। 93 में दिया था यार, ये पहली दफा 93 में नहीं दिया था। में जो दिया था वो दिया था, अब नहीं देगा ना? नहीं देगा, देखा ना, मैं बोल कर रहा हूँ, फार्मूला नहीं चलेगा, आइन बोल को मैं वो वजह बता रहे हैं कि धांधली की हुकूमत यार पहले अब उनका बता रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं। अच्छा जी, सीज फायर, मैं आर्मी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं के लिए जो आवाज नहीं जा रही किसी की, इतना जज्बाती ना हूँ ना, लेकिन अगर हम सिविलियंस आपस में लड़ेंगे इस मसले पर, हर बात लड़ेंगे लगता है बेकार है। अच्छा जी, ब्रेक लूंगा मैं सर, बिल्कुल आप लोग सिविलियंस तरह लड़ेंगे तो इसका मतलब हम तो फिर ये पॉइंट सर, मैं ब्रेक जी, न्यूज ब्रेक सर, न्यूज ब्रेक 2 मिनट पर होगी।
व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम बैक। पता चला पीरजादा साहब जो हैं वो इस्लामाबाद में पाए जा रहे हैं, इसमें बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ अजीजी हैं सुहेल अहमद साहब। सुहेल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम साहब जी, क्या हाल है जनाब? मैं बिल्कुल फाइन सर, आपका क्या? सबका सलाम पहुंचे आपको जी। मुश्तरका पहुंच गया। मैं इंतहाई अदब के साथ सबको सलाम पेश करता हूं। जी सर, वालेकुम सलाम। अच्छा, आपका तजिया क्या है सूरत हाल का? अच्छा सुहेल साहब, मेरे ये सारे सीनियर लोग बैठे हुए हैं, मेरे एक सवाल फंसा हुआ है जेल में, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। जरूर जरूर। ये जो इमरान खान साहब फरमा रहे हैं कि मैंने पहले 4 हल्कों का कहा था इनका इन्वेस्टिगेशन जी करप्शन की, और अब वो कह रहे हैं कि अब वजीर आजम इस्तीफा दे फिर बात होगी। ये मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे इंतहाई बैकवर्ड एरिया में कोई आबरू रेजी या कोई कत्ल गारत की या कोई दुश्मनी का फैसला नहीं होता कि भाईजान अब अपना नाबालग बच्ची एक साथ ब्याह और फिर अब फैसला होगा, वरना नहीं होगा। अच्छा, अब मैं जवाब लेता हूँ। मैं ये मेरा सवाल पूरा हो लेने दें। अच्छा चले कर लें। 4 उन्होंने कहे थे हल्के, अब साथ उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का जो लगाया, मैंने आपसे मैंने 100 रुपया लेना है कामरान साहब। जी जी। मैं लेने आऊँ, मैं 100 रुपया लेने आऊँ, आप मुझे गाली निकाल दे तो मैं क्या कहूँगा, अब मैं 1000 रुपया लूंगा। सही है। देखिए, इसका जवाब बड़ा सिंपल है। अच्छा, आप रिजवी साहब का जवाब सुन लें। जी रिजवी साहब, देखिए, उन्होंने जो वजीर आजम के इस्तीफे की बात की है, ये इस डिमांड का ही असर है कि आपने ये सवाल कर दिया। अगर उन्होंने इस्तीफा ना मांगा होता तो आपने सवाल ही नहीं करना था। जी सुहेल साहब, वैसे ये है कि मियां साहब नाबालिग भी नहीं है और वो उनको मांग भी नहीं रहे, इस्तीफा मांग रहे हैं। सही। जी सुहेल साहब, जवाब आप। इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ रही। ये इमरान खान बता सकते हैं। वो कह रहे थे ये सवाल तो मैं पूछ रहा था, वो बड़े आराम से पूछ रहे नहीं सुहेल साहब, ये बैठे रहने का जवाब है, बाकी मुतालबात तो वो मान चुके हैं और अब वो भी ढूंढ रहे हैं उस शख्स को जिसने इस्तीफे का मशवरा दिया था कि इस्तीफा मांगे। नहीं, मेरे जहन में मैं बिल्कुल इमरान खान साहब से कोई ये नहीं कि मुझे को अल्लाह माफ करे इख्तलाफ है, मगर इस वक्त जो सिचुएशन है, जो सूरत हाल है, उसके हवाले से पूरा पाकिस्तान जो है वो इस वक्त तक हुआ है, जैम हुआ है हर तरफ। जो है ये सिर्फ ये कहा जा रहा है जी इस्तीफा दें फिर ही होगी बात। ठीक है। ठीक है, वजीर आजम गिलानी साहब जो हैं उन पे कौमी करप्शन के केस थे, कौमी करप्शन के, और वो एज प्राइम मिनिस्टर वहां पे रास्ते में जाते रहे हैं। उस वक्त इमरान खान साहब ने क्यों नहीं कहा कि ये इस्तीफा देके तो फिर केस। सुहेल साहब, ये तो आपका पॉइंट बड़ा गजब का आ गया और लोगों ने सुन भी लिया। तो वो गए तो कोर्ट के फैसले पे गए, कोर्ट ने निकाला। अभी सुप्रीम कोर्ट फैसला कर दे चले जाएंगे, फिर तो जाना ही पड़ेगा। गिलानी साहब, हाँ, गिलानी साहब तो सुहेल साहब बहुत शुक्रिया, बड़ा जबरदस्त पॉइंट दिया। अच्छा जनाब, बड़ी मेहरबानी, आपने ये सवाल मौलाना फजलुर रहमान से क्यों नहीं पूछा? वो तो वो खुद बनते हैं। अच्छा जी, अब ये है कि वो पीरजादा साहब इस्लामाबाद में हैं, रिजवी साहब वो क्या कर सकते हैं पॉसिबली? देखिए, वो कानून के माहिर हैं, वो कोई कानूनी मशवरे ही दे रहे होंगे। किसको दे रहे हैं? फौज को, हुकूमत को, इमरान अब तो ये है ना कि इनविटेशन उन्हें किसी ने दिया, किसने बुलाया, उस पर डिपेंड करता है। बेसिकली वो लॉयर हैं, लिहाजा लॉयर को जो भी हायर करे, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल। कुछ लोगों की शोहरत ऐसी होती है, पहले दूसरे पीरजादा थे जी, जब वो आते थे तो लगता था कुछ होने वाला है। शरीफुद्दीन पीरजादा की बात। हाँ जी, वही नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, कुछ जब आते थे लगता कुछ होने वाला है। नहीं देखिए, अब हफीज पीरजादा की भी शोहरत जो हो गई है, कि जब वो आएंगे तो कोई फितना फसाद ही का शायद आप सोच नहीं। आप ये कह सकते हैं कि कोई ऐसी मुश्किल चीज को जो कि समझ में ना आ रही हो, उसकी वो जस्टिफिकेशन बैठे हुए हैं, उस पर हमें शिकायत नहीं हुई। हफीज भी ज्यादा जफर साहब का एक और अंदाज है। साहब जो है, अगर वो तशरीफ लाए हैं तो किसी अगर मुख्तदर हल्के को जरूरत है उनकी एडवाइस की, तो वो तो या फौजी हल्के हो सकते हैं, वो तो दूसरे शरीफुद्दीन पीरजादा, ये हफीज पीरजादा, या वजीर आजम उनसे मशवरा कर सकते हैं। शामिल साहब, इमरान खान साहब और कादरी साहब, उनको तो इस तरह के किसी मशवरे का कोई ड्राफ्ट ऐसा तैयार हो रहा है इस्लाहात के वाले से। शामिल साहब, आपको लगता है कि अगर 24 घंटे मजीद ये धरने वगैरह जाते हैं तो अवाम में अगर फीलिंग अभी सिंपैथी की है धरनों के लिए रिगार्डलेस ऑफ पार्टीज, वो नेगेटिव होना शुरू हो गई है या हो जाएगी? इन धरनों के लिए सिंपैथी की कोई वेव मौजूद नहीं है अवाम में। अच्छा, ये और यहाँ लाहौर में इसका कोई असर नहीं है। जिस शहर में मैं अपने दोस्तों से पूछता हूँ, बिल्कुल कोई बेताल्लुकी है और लोग जो हैं इस बात को पसंद नहीं कर रहे।
इमरान खान साहब की तरफ लोग इस तवक्को से देख रहे हैं कि वो एक अच्छा फैसला करें और अपनी सियासी और इंतखाबी ताकत जो है उसको बचाएं और आगे बढ़ाएं। अस्करी साहब देखिए, बात ठीक है कि जो ये सपोर्ट है ना, ये सिर्फ एक्टिविस्ट में मौजूद है, यानी अगर पीटीआई के हैं तो फिर तो ठीक है, साहुल कादरी वाले हैं ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उससे बियॉन्ड जा नहीं सकी है, क्योंकि एक होता है ना स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। आपका मतलब ये कैडर है, पॉपुलर मूवमेंट नहीं है, टर्न्स के तौर पर अभी कैडर पे है, टर्न्स के तौर पर पॉपुलर मूवमेंट नहीं है, अवाम में रिएक्शन कैडर है जो जिसकी मूवमेंट। घंटा पहले मैंने एक बात कही थी कि जब इमरान खान साहब ने अपने चीते मैदान में उतारने का ऑर्डर दिया था, बाद मैं दोबारा ये दोहरा देता हूं कि चूंकि जब वो चीतों की बात करते हैं तो शायद वो आगे की तरफ पेशरफ्त करेंगे, वो आगे पेशरफ्त इसलिए नहीं करेंगे, वो वजह मैंने आपको बता दी है। लेकिन मैं समझता हूं कि हुकूमत की एक नाकामी है कि पॉलिटिकल फोर्सेज को फेस सेविंग देनी चाहिए। और कमरुज़्ज़मान कायरा साहब दुरुस्त कह रहे थे, इसमें कई सारी ऐसी चीजें हैं, मैं मतलब माजी के अंदर भी मुज़ाकराती अमल देखता रहा हूं कि बाजे के वो जो इस्तीफों का मुतालबा जिन्होंने करवा दिया था इनसे, वो सोच रहे होंगे, देखिए ये एक आखिर किस बुनियाद पे सबकी है या सिर्फ इमरान ताल्लुकात? मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब को इनको फेस सेविंग देनी पड़ेगी, कुछ न कुछ देनी पड़ेगी। नवाज शरीफ साहब तो फिर बड़े ताकतवर होकर मर्ज करेंगे ना, फिर नहीं बात ये कि ताकतवर होके वो तो आज से अगर 10 दिन पहले की सूरत हाल ले लें तो नवाज शरीफ साहब के हक में तो एक पॉपुलरिटी की लहर है, आप देख लें जो भी है। इमरान खान साहब इसमें लूजर है, और मैंने पहले दिन 13 अगस्त को आपके प्रोग्राम में कहा था पुरअमन मार्च होंगे। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने भी यही मैसेज भेजा है कि नवाज शरीफ साहब बड़े, ये आपके लिए मैसेज है कि बड़े स्ट्रांग होकर उभरेंगे इस क्राइसिस से। अच्छी बात है, हम तो बड़ा देखिए प्रॉब्लम पाकिस्तान की ये है, मैंने बता दिया कि बड़ा अच्छा ये तो मुझे ये तो मालूम नहीं कि पब्लिक की सपोर्ट है या नहीं, लेकिन ये पॉपुलर इशू है, इशू पॉपुलर और उसका सबूत यह है कि पूरा मुल्क जो है इस इशू से जुड़ा हुआ है, इसी को देख रहा है, इसी के बारे में सवाल कर रहा है, और कोई ये सवाल नहीं हो रहा है इस मुल्क के अंदर कि जी ये अगर ये सपोर्ट ना होती, मैं एक इम्प्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, तो अब तक ये बैठ भी नहीं सकते। अच्छा, मेरा एक सवाल है अस्करी साहब से बड़ा पर्टिकुलर, मुझे पता है शामी साहब जो है उस पर जरूर जवाब भी वही देना शुरू कर देंगे, दो चीजों से बड़े मुतासर हैं, एक अस्करी साहब से और एक अस्करी अलकुल से। बिल्कुल सही है। देखिए बात एजाज असद साहब, अस्सलाम वालेकुम। एजाज साहब ये बता दीजिए कि पता चला है कि शायद पीरजादा साहब भी इस्लामाबाद आ गए हैं, कोई ड्राफ्ट पे काम हो रहा है, लेकिन चले बहरहाल अगर नहीं भी ऐसा है, मुझे ये बताइए कि इस वक्त फेस सेविंग किसकी हो रही है, होने जा रही है? इमरान साहब, तारुल कादरी साहब, गवर्नमेंट, या एक और कौन हो सकता है जिसकी फेस सेविंग हो रही है आपके नजदीक? देखिए, पहली तो बात यह है कि पीरजादा साहब जिनका नाम लिया गया है हफीज पीरजादा जी, उनसे इतना खतरा नहीं है, अगर वो दूसरे पीरजादा साहब यही मैं कह रहा था जी, तो उनसे खतरा ज्यादा होता है। और फिर आप समझ रहे हैं कि कोई पिंडी में कुछ बात बन रही है, कुछ हो रहा है, ठीक है। ये हफीज पीरजादा इस तरह के नहीं है। ये अब बात आपने जो पूछी है फेस सेविंग की, फेस सेविंग तो देखें इस वक्त मियां नवाज शरीफ अगर इस्तीफा नहीं देते जी तो उनको कौन हटा सकता है अल्लाह ताला के अलावा, ठीक है। फौज आके गिरफ्तार तो कर नहीं सकती, पकड़ नहीं सकती। ग्राउंड रियलिटीज को देखें ना, जमीनी हकायक को, उनको आके ये भी नहीं कहा जा सकता, फौज जनरल राहील ने ये भी नहीं करना कि वो आके छड़ी लहरा के और कहें कि आप इस्तीफा दें। ये काकड़ वाला फार्मूला भी नहीं हो सकता कि छड़ी के तौर पे इस्तीफा, छड़ी लहराने से इस्तीफा हो जाए, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, हटाया नहीं जा सकता। वजीर आजम इस मामले में काफी एक मुस्तहकम पोजीशन में है, पार्लियामेंट उनके साथ खड़ी है। अदालत ने जो फैसला दिया हुआ है 31 जुलाई 2009 का, सुप्रीम कोर्ट ने 17 जजेज अब बैठे तो 17 जजेज उसको खत्म कर सकते हैं या उस पर इनहराफ कर सकते हैं। तो ठीक है एजाज साहब, मेरा एक सवाल और है आपसे जी, तो फिर इन दोनों धरनों को कौन हटाएगा आके? अब ये तो प्रॉब्लम धरने वालों की है ना जी, ये तो धरने वालों की प्रॉब्लम है। धरने वाले अब मेरा ख्याल है बहुत दिनों से डेस्परेट हुए हुए हैं, कभी कब्र खोद लेते हैं, कभी कफन पहन लेते हैं, और कभी
मतलब है कि GHQ भी खुशी जाते हैं, बड़ा इनको रिलीफ मिली थी जैसे। तो ये तो डेस्परेट हुए हैं। मेरा ख्याल है सांस इनका टूट रहा है। कबड्डी एक सांस की गेम होती थी एक जमाने में, उसमें सांस को बचा के रखना होता था। तो सांस मुझे तो लगता है कि डरने वालों का टूट रहा है। देखें, एक चीज आप सोचें कि 20 दिन इनको मिले हैं, 20 दिन आपने मीडिया ने इनको इतनी प्रोजेक्शन दी है, 2-2, 4-4 घंटे की तकरीरें प्राइम टाइम सारे मुल्क के लिए करते रहे कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये इनकलाब आ रहा है। अच्छा इनकलाब है। इनकलाब जब आता है तो रेलवे बंद हो जाती है, पहिया जाम होता है रेलवे का, एयरपोर्ट्स बंद होती हैं, हवाई जहाज ग्राउंड हुए होते हैं, अस्पतालों में स्ट्राइक्स हो रही होती है, स्टूडेंट बाहर निकले होते हैं। इनकलाब ये कैसा इनकलाब है कि ये डी चौक से बाहर इनकलाब ही कोई नहीं है। इनकी 2 धरने होते हैं रोजाना, आज 4-5 हो गए हैं, वो भी जुज वक्ती धरने होंगे, 2 धरने होते हैं। एजाज साहब, लेकिन एक बात बताइए ना, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, बहुत से लोग एग्री करेंगे, बहुत से डिसएग्री भी कर सकते हैं आपसे, लेकिन चले आपके तयब इसको आपको क्या नजर आ रहा है कि इमरान साहब वहां से इस्तीफा लिए बगैर शिकस्त रेख्त होकर वापस जाएंगे, ताहिर कादरी साहब भी कुछ लिए बगैर वहां से वापस जाएंगे, और फौज का फिर क्या रोल है जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको दिया हुआ है? देखें, प्राइम मिनिस्टर ने ये बात तो बहुत गलत की कि फौज को मतलब है कुछ इशारा भी किया या बात भी की, कितना कुछ चाहे कितना महूम किया, उन्होंने गलत किया। और उन्होंने स्टेटमेंट दी, लेकिन निसार अली आके उनकी कमर में फिर एक और छुरा घोंप दिया। उसके बाद अब ISPR से ज्यादा निसार अली का बयान उनके लिए डैमेजिंग है, मैं समझता हूँ। पर इसमें बात यह है कि अब मुझे तो नहीं नजर आती कि फेस सेविंग क्या हो सकती है इमरान खान और ताहिर कादरी की। इनको चाहिए था 5 दिन पहले, 6 दिन पहले रास्ता बनाना शुरू करते, थोड़ा सा मतलब है ढील देना शुरू करते किसी एक बात पे। ये आज भी कह रहे हैं कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा हम जाएंगे नहीं, तो भले बैठे रहे। मैं तो सिर्फ ये चाहूंगा कि गवर्नमेंट एक ताकत का इस्तेमाल न करे, बिल्कुल। दूसरा, मियां साहब इस्तीफा ना दे। वो क्यों इस्तीफा दे? इस तरह इस्तीफा लेने शुरू हो गए तो लश्कर ज्यादा पुरअज़म लश्कर आ सकते हैं जो आके कह सकते हैं हमारे मसलक की यहाँ शरीयत नाफिज करें तब हम जाएंगे, या फौज को वापस बुलाएं वजीरिस्तान से तब जाएंगे, बिल्कुल ठीक, इस्लाम मसलक को काफिर डिक्लेयर कर दें तब जाएंगे। तो ये तो काम इस तरह तो नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है। इनकी बातें, इनकी डिमांड, इनके इल्जामात ताहिर कादरी के भी और इमरान खान के भी उनमें बहुत हकीकत है, बहुत, लेकिन तरीका कार ये नहीं दुरुस्त। इस तरह तो लश्करियत का एक रवायत पड़ जाएगी। और इनकलाब का एक और मैं आपको बात बता दूं, अर्ज कर दूं, इनकलाब बड़ी प्योर चीज है, बड़ी प्योर चीज है। इनकलाब आप लाने की बात कर रहे हो और आपके दाएं बाएं वो लोग खड़े हों जिनके खिलाफ इनकलाब को आना चाहिए। ये तो इनकलाब लोग बिलीव नहीं कर रहे। लोग इनको saare पाकिस्तान में ये 20 दिन से अपीलें कर रहे हैं। धरना एक होता है लालच चौक लाहौर की डिफेंस में, एक होता है सी व्यू या कराची के डिफेंस में। ये 2 धरने होते हैं, आज 5 हो गए होंगे। लेकिन जो इनको रियलिटी चेक करना चाहिए, इनको खुद रियलिटी चेक करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। जो ये नहीं कर रहे, जो दोनों कायदीन, ना इमरान खान और ना इनको, मेरा ख्याल है इनकी कोर कमेटी ऐसा है जो जरूरत से। ठीक है एजाज साहब, कह सकता हूँ। जी 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 सर, ये आपका पॉइंट बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव आ गया और आपका तजिया भी आ गया। बहुत शुक्रिया। एजाज साहब थे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। जी अस्करी साहब, देखिए, फेस सेविंग के लिए एक चीज ये हो सकती है कि हम पार्लियामेंट की बहुत बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पार्लियामेंट के लीडरान हमें इलावा तकरीरों के और कहीं नजर नहीं आते। या तो ये है कि पार्लियामेंट के लोग जो हैं, जो सीनियर लोग हैं, वो जाके इनसे बात करके कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश करें। वो अंदर ही तकरीरें करते हैं, अगर वो शायद मिले तो हो सकता है इससे कोई रास्ता जो है वो निकल सके।
اور صرف گفتگو گورنمنٹ میں اور ان لوگوں میں ہو رہی ہے. بہتر یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو کہ اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنا چاہتی ہے وہ آگے کچھ کردار ادا کرنے کی کوشش کرے. نہیں کل ملے تو ہیں نا, نہیں پارلیمنٹ کے لوگ تو آگے نہیں ملے نا, ان کو تقریریں کی ہیں انہوں نے. باضابطہ پارلیمنٹ کے اسپیکر نے نہیں بھیجے یا پرائم منسٹر نے بھیجے, لیکن لوگ تو پارلیمنٹرین نہیں, لیکن پارلیمنٹرین کو باقاعدہ ایک ڈیلیگیشن کے طور پہ جانا چاہیے. اس وقت انڈیویجلی لوگ ملتے ہیں, یہ بات یہ انڈیویجلی لوگ ملتے ہیں, اچھی تجویز ہے. ایک باقاعدہ سینئر ممبران, سینئر جو لیڈران ہیں وہ ایک ڈیلیگیشن. ہماری یہ قومی بدقسمتی نہیں ہے کہ جی ہم اپنے آرمی چیف پہ تو اعتماد کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن 3 ججز کے کمیشن پہ اعتماد کرنے کے لیے وہ تو بات کی بات ہے نا, کمیشن تو پرپوزل ہے. اچھا میں شامی صاحب یہ بات بتائیں, اب شروع میں ٹرانسمیشن چل رہی تھی تو یہ سوال اٹھا, میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ یہ آپ کے خیال میں جیسے دھاندلی ہے, مطلب میرا اگر ذاتی پوائنٹ آف ویو آپ پوچھیں تو یہ اگر دھاندلی ہوئی بھی ہے تو یہ اس طرح نہیں ہوئی کہ کوئی زرداری صاحب نے سیل قائم کیا ہوا تھا, نواز شریف صاحب نے ریونٹ میں سیل قائم کیا ہوا تھا. میرے خیال سے انڈیویجول لیول پہ شاید ایم این ایز نے کی ہوگی, وہ لیڈرز کو بھی نہیں پتا ہوگی جنہوں نے ٹکٹس دیے کہ انہوں نے کی ہے. تو اب اگر یہ کمیشن بن جائے 30 دن یا 60 دن کے لیے, جس کی لیٹ سپوز ایک مفروضہ ہے جو چلا جی آرمی چیف بھی کہیں جی میں اس کی پرائم منسٹر رہیں بھی نواز شریف صاحب, تو اس کو پروسیس کو ہم دیکھ رہے ہوں گے دور سے کہ یہ اوتھینٹک رہے, سپریم کورٹ کے 3 ججز بڑے کریڈیبل ہیں, سب کو ان پہ ٹرسٹ ہے, وہ بھی رہیں. اب وہ اگر کمیشن لیٹ سپوز فائنڈنگ دیتا ہے اپنی کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے, وہ ایسی دھاندلی جس کے اندر نواز شریف صاحب براہ راست ملوث نہیں لیکن دھاندلی ہوئی ہے, تو اس صورت میں جو گورنمنٹ جائے گی یا وہ اسمبلیاں ڈیزالو ہوں گی بہت زیادہ ڈیمیجنگ ہوگا پولیٹیکل پارٹیز کے لیے. کہ یا آج نواز شریف صاحب بھی کل کہہ رہے تھے کہ جی اگر فریش الیکشن ہو جائے تو کوئی مذاکرہ نہیں ہے, آج وہ خود فیصلہ کر کے فریش الیکشن کروا لیں, دونوں میں زیادہ ڈیمیجنگ کیا ہوگا یہ آپ سے ان دونوں میں آپ نے جواب دینا, دونوں آپشنز میں میں دیتا ہے نا. ایک ہے سسٹمیٹک دھاندلی, آرگنائز دھاندلی. سر میں آپ سے کر رہا ہوں, ایک ہے انڈیویجولز کی اپنی وائلیشن. میں تو کر رہا ہوں ایسے ہی ہوا, لیکن میں کہہ رہا ہوں فیصلہ آئے گا تو جو فیصلہ کرنا ہے نا, جو فیصلہ کرنا ہے, کئی نقطے ہیں اس میں. کیا بیلٹ پیپر زیادہ چھپے, کیا ریٹرننگ آفیسرز نے بحیثیت مجموعی کسی ڈائریکشن کے تحت کام کیا, کیا الیکشن جو ہے اس میں ووٹ زیادہ ڈال دیے گئے, کیا الیکشن میں کئی حلقوں میں ووٹ انویلڈ قرار دے دیے گئے, یہ کیا مجموعی طور پر بہت سے حلقوں میں یہ انگوٹھے کے نشان نہیں لگائے گئے. یہ بہت سے سوالات ہیں جو طے کیے جائیں. آپ سے کہہ رہا ہوں میں سوال کا جواب نہیں دیا. میرا یہ سوال ٹھیک ہے یا نہیں؟ جب دیکھیے نواز شریف میری بات سن لیں, اگر آپ اجازت دیں, یہ الیکشن نواز شریف صاحب نے نہیں کرائے, میں تو کہہ رہا ہوں نہ عمران خان صاحب نے کرائے ہیں. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ وسیع پیمانے پر بے قاعدگیاں ہوئی ہیں تو پھر الیکشن اس وقت ہونا چاہیے. بس آپ ایک بات میں کر جاتا ہوں, ابھی یہ مسز خالد ہیں, انہوں نے مجھے پیغام دے رہی ہے ہمنا اور دھرنا تو بڑا جا رہا ہے, اچھا, اور آپ نے کہا یہ دھرنا ہی نہیں ہے, آپ پیغام بڑے لے رہے ہیں تو وہ دھرنی سی ہے. اچھا, یہ مجھے کئی لوگ ایس ایم ایس کر رہے ہیں, اور نوید لودھی صاحب میری جان کھا گئے ملتان سے, کہ سوشل میڈیا پہ ایک فہرست چل رہی ہے جس میں بعض اخبار نویسوں کے نام ہیں, کون کون سا, کہ ان میں ایک میرا نام بھی ہے, اور ہاں جی کیا 1 کروڑ روپیہ آئی بی سے لیا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ الزام عمران خان صاحب نے لگایا ہے. عمران خان صاحب نے یہ بات تو کہی ہے کہ کچھ میڈیا کے لوگوں کو پیسے دیے گئے ہیں, لیکن اسپیسیفک الزام انہوں نے کسی پر نہیں لگایا اور اس خاک سر پر بھی نہیں لگایا. اور نہ مجھے عمران خان صاحب سے یہ توقع ہے کہ وہ اس طرح کا الزام ذاتی طور پر لگا سکتے ہیں نا, اور اس میں نہ کوئی صداقت ہے. اس کی تردید کرنا ضروری ہے کیونکہ لوگ پوچھ رہے ہیں, ہو سکتا ہے کل اللہ کا شکر ہے میرا نام نہیں ہے, آئی بی نے کل اس کی تردید بھی کی ہے. یہ تو ہر بار اس طرح کے الزامات لگتے ہیں, ہمارا لوگ پوچھتے ہیں بار بار, حالانکہ پوچھنے نہیں. کچھ باتیں درست بھی ہیں میڈیا کے حوالے سے کی جاتی ہیں, لیکن ابھی تک کل کی نشست میں کریں گے, کل کریں گے. دونوں سے پوچھیں, 2 پوائنٹ آف ویو سامنے آئے. ایک پوائنٹ آف واشنگٹن ٹائمز سے آیا کہ مضمون ہے اس میں 10 بن میں ڈالنے کے قابل ہے. کنفیوژن کرنے میں کیمرہ واپس آئے. ایک ویو آیا کہ جب یہ کرائسس ختم ہوگا تو حکومت جو ہے وہ ویک ہو کے ہٹے گی.
दूसरा भी हुकूमत की तरफ से आया, लेकिन शामी साहब ने पैगाम पहुंचाया। अब शामी साहब से हम पैगाम ले रहे हैं हुकूमत के बिहाफ पे कि हुकूमत बहुत ज्यादा, उनकी बेटी साहबजादी ने दिया ना, तो वही तो मैं कह रहा हूं, अब ये दिन आ गए कि मुझे हुकूमत के पैगाम शामी साहब से लेने पड़ रहे हैं, और हुकूमत शामी साहब के जरिए पैगाम भेज रही है। शामी साहब ये इवैल्यूएट कर, ये क्लाउड जैसे मुझे कई हल्कों से आपकी वजह से पैगाम आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम तो अस्करी हल्कों से पैगाम आपके जरिए जरूर आ रहे होंगे, लेकिन हमने आपको कोई पैगाम नहीं दिया। अस्करी हल्कों ने हमारे जरिए आपको पैगाम दिया, आप हुकूमत के पैगाम हमें दे रहे हैं और हम ऑन एयर दे रहे हैं और ऑन एयर चला रहे हैं। तो आज भाई ये कंक्लूजन हुई है कि शामी साहब ने पैगाम दिया हुकूमत का, और वो भी हमें लोगों तक पहुंचा दिया। वापस आएंगे इंशाअल्लाह, रात को दोबारा आपसे मिलते हैं।